All right. Good evening, guys. Good evening, good evening, good evening. And here I am with video part 2. हमारा SM का मैराथन जो है उसका पार्ट 1 कल अपलोड हो चुका है, कल लाइव लेक्चर हो चुका है और ये है हमारा SM मैराथन पार्ट 2. हम लोगों ने कल जो है कल क्या कंप्लीट कर लिया था गाइस? हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था हमारा चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 के चैप्टर में हमारा इंप्लीमेंटेशन कंप्लीट हो चुका था. याद आ रहा है सब लोगों को? अब हम लोगों को इसमें क्या करना था? हम लोगों को इसमें करना था सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल वाला पार्ट. ठीक है, फिर हमारा चैप्टर नंबर 16 बचा है, उसके क्वेश्चन बचे और चैप्टर नंबर 11 बचा है. एज आई सेड 11 चैप्टर की मैं सिर्फ थियोरी करवाने वाली हूँ, उसके क्वेश्चंस नहीं करवाने वाली हूँ. ठीक है, तो ये हमारा पूरा पार्ट बाकी है. सो लेट्स बिगिन. पूरे जोश के साथ आग लगा देंगे. ठीक है, और ये आपका वीडियो जो रहेगा वो आपका करीब करीब 1.5 2 आवर्स का रहेगा. ठीक है, इसमें आप लोगों का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा. ओके, लेट्स डू इट. चलो हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल की. तो स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बेसिकली होता क्या है गाइस? बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, बड़ा सिंपल सा होता है, जो क्या बोलता है दैट इन्वॉल्व्स मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ प्लान्स विद अ व्यू टुवर्ड्स फ्यूचर एक्शन प्रोवाइडिंग अ वार्निंग सिग्नल. अब यहां पर रुक जाओ, यहां पर रुक जाओ. क्या बोल रहा है वो बोल रहा है कि आप कहीं ना कहीं एक तरह का ऐसा कंट्रोल, ऐसा मॉनिटरिंग रखते हो कि हमें फ्यूचर प्लान करना है. ठीक है, हमें क्या करना है? फ्यूचर प्लान करना है, जिसमें हम डेटा को डायग्नोस करेंगे, इंटरवीन करेंगे और जैसे भी एडजस्टमेंट्स करने वैसे करेंगे. इसका मतलब क्या हुआ? हमें छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स करने पड़े तो वो हम करेंगे, टैक्टिकल एडजस्टमेंट्स, या फिर पूरा का पूरा रीओरिएंटेशन करना पड़ा, पूरे का पूरे स्ट्रेटजी चेंज करना पड़ा, हम वो करेंगे. बट द पॉइंट इज हमें करने चेंजेस हैं. किसके बेसिस पर? हमारे इंप्लीमेंटेशन के बेसिस पर. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? अब स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का रोल क्या होता है? देखो भाई, सिंपल सी बात है, स्ट्रैटेजिक कंट्रोल का कंपनी पर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है. बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट होता है. वो क्या इंपैक्ट होता है? पहली चीज, मेजरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल प्रोग्रेस. मतलब क्या? मतलब कि हमें अगर कंपनी कितनी प्रोग्रेस कर रही है, हमारी परफॉर्मेंस कितनी आगे बढ़ रही है, हमें ये पता कर रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम कंट्रोल करेंगे. उसके बाद फ्यूचर एक्शन में हमें क्या, फ्यूचर में हमें क्या एक्शन लेना है, उसका हमें पहले से फीडबैक मिल जाता है, क्योंकि हमने पहले जो स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट की उसको जो हमने इंप्लीमेंट किया, दोनों में जो भी डेविएशंस आए उसके बेसिस पे हमने कंट्रोल किया. अब कंट्रोल जो हम कर रहे हैं उसके बेसिस पे हम फ्यूचर में एक्शन लेंगे. तो हमें पहले ही पता चल गया कि हमें फ्यूचर में क्या करना है. एंड लास्ट इज you can easily motivate employees, you can easily relate their performance with rewards. बहुत सिंपल तरीके से हम क्या कर सकते हैं? परफॉर्मेंस को, उनके परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड से कहीं ना कहीं क्या कर सकते हैं? लिंक कर सकते हैं. सो दीज आर 3 मेजर रोल्स जो हमारा कंट्रोल हेल्प करता है. सबसे पहला क्या? सबसे पहले वो हमारी परफॉर्मेंस मेजर करता है, वो रिवॉर्ड्स और परफॉर्मेंस को लिंक करता है, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वो हमें फ्यूचर के लिए पहले से ही फीडबैक देता है. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? यस, ओके. अब देखो, रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम इन स्ट्रैटेजिक कंट्रोल. अब सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रैटेजिक कंट्रोल बोल रहा है यार मैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना कर रहा हूं, तो ऑर्गेनाइजेशन को भी मेरे लिए करना चाहिए, गिव एंड टेक पॉलिसी होनी चाहिए. तो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल के लिए क्या हेल्प करता है? सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन में एक सिस्टम होता है. देखो 5 सिस्टम ऐसे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में जो कंट्रोल में हेल्प करता है. सबसे पहला सिस्टम होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम. हम इंफॉर्मेशन सिस्टम कैसे हेल्प करता है? कंट्रोल करोगे कैसे जब तक इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी? मतलब क्या? मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन को इंफॉर्मेशन चाहिए, तब जाकर तो कंट्रोलिंग हो पाएगी. तो कंट्रोलिंग रिक्वायर्स इंफॉर्मेशन व्हिच इज जनरली प्रोवाइडेड इन एमआईएस. एमआईएस पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसके बेसिस पे आप कंट्रोल करते हो. दूसरी चीज, आपको प्लानिंग सिस्टम चाहिए. देखो कंट्रोल प्लान दोनों साथ साथ चलते रहता है. प्लान होगा तो कंट्रोल होगा, कंट्रोल होगा तो प्लान होगा. कंट्रोल करने के लिए प्लान तो चाहिए, बिना कोई प्लान के आप कैसे कंट्रोल करोगे? बिना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस के एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कैसे मेजर करोगे? करेक्ट है. उसके बाद डेवलपमेंट सिस्टम. डेवलपमेंट सिस्टम क्या बोलता है कि आपको पर्सनल को, पर्सनल मतलब खुद नहीं, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय,
एम्प्लॉय को डेवलप करना जरूरी, क्या करना जरूरी, डेवलप। अब वो डेवलपमेंट के लिए कंट्रोल की जरूरत है, और अगर आपकी कंपनी में डेवलपमेंट सिस्टम है तभी कंट्रोल काम का है। अगर डेवलपमेंट सिस्टम नहीं है, अगर आपको एम्प्लॉयज को डेवलप करने का पॉलिसी नहीं है, तो कंट्रोल का कोई सेंस नहीं है। सो यू नीड डेवलपमेंट सिस्टम टू कंट्रोल। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट इज अप्रेजल सिस्टम। अगर आपकी कंपनी में अप्रेजल सिस्टम है तो कंट्रोल करने का मतलब है, क्योंकि कंट्रोल के बेसिस पे जो भी रिजल्ट आएंगे, अगर मेरे साथ एक और एम्प्लॉय है, हम दो लोग, मेरे साथ शाहरुख खान है, हम दोनों कंपटीशन में कंपनी में, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी आई है, स्टैंडर्ड से ज्यादा ही मैंने अचीव किया है, ठीक है, और मेरा जो शाहरुख खान है उसकी परफॉर्मेंस कम आई है, तो मुझे अप्रेजल दो, मुझे रिवॉर्ड्स दो, तो ही तो मैं नेक्स्ट टाइम काम करने के उसमें होंगे, वरना शाहरुख खान बोलेगा तुझे तो कुछ मिला ही नहीं, तूने क्या कर लिया अच्छा ज्यादा कंपनी के लिए काम करके, तुझे तो कुछ मिला ही नहीं। तो ऐसे कोई मतलब नहीं, नेक्स्ट टाइम में भाड़ में जाए कंपनी, मैं कोई ज्यादा प्रोडक्शन करके नहीं दूंगी। आ रहा है समझ में? सो देयर हैज टू बी अप्रेजल। लास्ट में होता है मोटिवेशन सिस्टम, ठीक है। सो इट एनर्जाइजेस मैनेजर्स एंड एम्प्लॉयज टू परफॉर्म बेटर, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रैटेजिक कंट्रोल जो होता है उससे मोटिवेशन मिलता है, मोटिवेशन रहता है तो कंट्रोल में हेल्प मिलता है, मतलब दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यू नीड मोटिवेशन, ठीक है। अगर आप मोटिवेशन रखोगे कंपनी में तो एम्प्लॉय आगे जाकर काम करेगा, वरना वो तो सड़के बैठ जाएगा, उसको क्या मतलब है, 30 तारीख को सैलरी आ ही रही है ना, ज्यादा प्रमोशन नहीं हो रहा है। आ रहा है समझ में सबको? तो ये पांचों ऐसी चीजें हैं जिसको जो जरूरी है कंपनी में, ये पांचों सिस्टम जरूरी है, तभी हम स्ट्रैटेजिक कंट्रोल कर पाएंगे। क्लियर है? चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम आ रहे हैं चैप्टर के, एंड दैट इज कंट्रोल टेक्निक्स। क्या है गाइस? कंट्रोल टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। देखो गाइस 6 कंट्रोल टेक्निक्स है इसकी, और वो 6 कंट्रोल टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली कंट्रोल टेक्निक है प्रीमाइज कंट्रोल। सबसे पहली कंट्रोल टेक्निक है प्रीमाइज कंट्रोल। अब प्रीमाइज का मतलब क्या होता है? प्रीमाइज का मतलब होता है अजम्पशंस। प्रीमाइज का क्या मतलब होता है गाइस? अजम्पशंस, ठीक है, अजम्पशंस। अब अजम्पशंस क्या होते हैं? देखो जब भी हम प्लान करते हैं ना, जब भी हम फॉर्मुलेशन करते हैं स्ट्रैटेजी का, हम कुछ चीजें अज्यूम करके चलते हैं, क्योंकि वो हम उस प्लानिंग के टाइम पर हम पता ही नहीं कर पाते हैं, तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि चलो ये तो ऐसा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल वेदर तो अच्छा ही रहेगा, फॉर एग्जाम्पल बारिश तो इतनी ही पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट कोई पॉलिसी चेंज नहीं करेगी, फॉर एग्जाम्पल जितना लास्ट टाइम जितना ग्राहक आया था उतना ही ग्राहक हमारे पास अभी भी आएगा। तो इस तरह का हम अजम्पशंस लेकर चलते हैं। बट व्हाट इफ वो पलट जाए? व्हाट इफ वो पलट जाए? क्या कर लोगे? तो अगर आपके प्रेमाइसिस पलट जाते हैं तो उसको कंट्रोल तो करना पड़ेगा कि नहीं? तो उसको कैसे कंट्रोल करेंगे वो हम यहां पर देखते हैं। देखो फॉर इफेक्टिव प्रेमाइस कंट्रोल यू हैव टू टेक फॉलोइंग मेजर्स। सबसे पहले तो प्रेमाइसिस को पता करो, प्रेमाइसिस है कौन से। सबसे पहले क्या करोगे गाइस? आप प्रेमाइसिस को पता करोगे कि प्रेमाइसिस कौन से हैं, ठीक है। वो पता कर लिया हमने, फिर हम ढूंढेंगे कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे हमें वो प्रेमाइस की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। फॉर एग्जाम्पल हमने एक प्रेमाइस ढूंढा वेदर, हमने एक अजम्पशन किया था वेदर। हम कलर चेंज कर लें? वेदर, ठीक है। अब वेदर का जो इंफॉर्मेशन है, वेदर हमने एक प्रीमाइस है, जो हमने अजम्पशन है, जो हमने बना रखा था। अब हम लोगों को ढूंढेंगे ऐसे कौन से लोग हैं यार कंपनी में जिसके पास इसकी इंफॉर्मेशन होगी। R&D डिपार्टमेंट के पास होगी। किसके पास होगी? R&D। तो हम उन लोगों को ढूंढेंगे जिसके पास इस प्रीमाइस की सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन हो, ठीक है। अब उसके बाद हम ऐसे ट्रिगर पॉइंट्स ढूंढेंगे जहां पर हमें कुछ भी हो जाए अब तो स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल भयंकर बारिश आ गई, हमारा प्रोडक्शन बंद हो गया, अब तो स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। तो वी हैव टू आइडेंटिफाई दोस ट्रिगर पॉइंट्स वेयर आवर अजम्पशन इज फेलिंग, और अब कुछ नहीं हो सकता, अब नुकसान बेयर नहीं कर सकते, अब तो हमें स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी। सो दैट इज व्हाट प्रीमाइस कंट्रोल, ठीक है। दूसरी चीज होती है स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल। स्ट्रैटेजिक मोमेंटम कंट्रोल ऐसी टेक्निक होती है वो हम उस कंपनी में करते हैं जिस कंपनी का एनवायरनमेंट रिलेटिवली स्टेबल होता है, जो बहुत ज्यादा डिमांड सप्लाई से अफेक्ट नहीं होती है, जो बहुत ज्यादा अनकंट्रोलेबल फैक्टर से अफेक्ट नहीं होती है। अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स कौन से? मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स। अनकंट्रोलेबल कौन से? मैक्रो एनवायरनमेंट फैक्टर्स, सोशियोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट होता है अनकंट्रोलेबल होते हैं।
पर अगर इनका अनकंट्रोलेबल एनवायरमेंट स्टेबल होता है, ज्यादा हिलता जुलता नहीं है, तो उन कंपनी के लिए मोमेंटम कंट्रोल फॉलो करते हैं। ठीक है, अब मेजर assumption made at the time of formulation remain valid for quite a long time। ये ऐसी कंपनी होती है जिन पर जो भी प्रेमाइस हम बनाते हैं, जो भी प्रेमाइस हम assumptions बनाते हैं फॉर्मुलेशन के टाइम पर, वो काफी लंबे टाइम तक वैलिड रहते हैं, मतलब इनके assumptions नहीं पलटते। हम ऐसी कंपनीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े बहुत चेंजेस होंगे बट ज्यादा बहुत चेंजेस नहीं होंगे। तो इन कंपनीज को क्या करना है, इन कंपनीज को 3 चीजें करनी है। सबसे पहले तो आप कंट्रोल सेंटर खोलो। कंट्रोल सेंटर इज नथिंग बट छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स है। अब वो डिपार्टमेंट ऐसे नहीं कोई बड़ा से एक अलग से ऑफिस दे दिया, ऐसा नहीं 3-4 लोग हो गए डिपार्टमेंट में बहुत हुआ। तो आपको एक छोटा से छोटे छोटे डिपार्टमेंट खोल के चलने हैं। कौन कौन से सेंटर्स खोलने हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट खोलने हैं? रेवेन्यू सेंटर, एक्सपेंस सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, इन्वेस्टमेंट सेंटर। कितना खर्चा हो रहा है, कितना इन्वेस्ट किया है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना रेवेन्यू निकाल रहे हैं और उसमें से कितना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, कितना इन्वेस्ट किया स्ट्रैटेजी में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट सेंटर। उसके बाद उस स्ट्रैटेजी में से कितना रेवेन्यू निकला, रेवेन्यू के बाद खर्चा माइनस करेंगे और खर्चे के बाद प्रॉफिट निकालेंगे। तो ऐसे अलग अलग सेंटर्स, हमें ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट सबसे पहले तो बनाकर रखने हैं। ठीक है, ये बना लिया। अब हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड द अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर्स। वी विल फाइंड व्हाट, अंडरलाइंग सक्सेस फैक्टर्स। सी, हमें ना मोमेंटम को मेंटेन करना है। मोमेंटम को मेंटेन करना है मतलब क्या, हमारा एनवायरमेंट तो स्टेबल ही है, बस जो हमारा एनवायरमेंट अनकंट्रोलेबल है वो हमें बहुत ज्यादा इंपैक्ट ना कर दे, बहुत ज्यादा डैमेज ना कर दे, उसकी तैयारी, उसका कंट्रोल हम अभी करके चल रहे हैं। आ रहा है समझ में? तो अंडरलाइन सक्सेस फैक्टर्स हमें ढूंढना है कि कौन से फैक्टर्स हमारी सक्सेस, हमें सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं। उसके बाद हमें करनी है थोड़ी सी जनरल स्ट्रैटेजीज फॉलो, बिल्कुल जनरल, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बेसिक जो जनरल स्ट्रैटेजीज होती है ना, जैसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन में छोटे मोटे चेंजेस लाना, इंप्लॉइज को मोटिवेट करना, ये जो बेसिक स्ट्रैटेजीज होती है जनरल, बस हमें वो करनी है और हमारा मोमेंटम कंट्रोल हो जाएगा। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके गाइस, नेक्स्ट इज, ये 2 हो गया हमारा। अब नेक्स्ट आता है हमारा आई थिंक हम आगे आ गए। ओके गाइस, नेक्स्ट होता है हमारा स्ट्रैटेजिक लीप कंट्रोल। नेक्स्ट क्या होता है गाइस? स्ट्रैटेजिक लीप कंट्रोल। अब जैसे वहां पर हमने कंट्रोल किया था स्टेबल एनवायरनमेंट वाली कंपनी में, वैसे ही लीप कंट्रोल अब कब करेंगे? जब ऑर्गेनाइजेशन अनस्टेबल एनवायरनमेंट में हो, मतलब एनवायरनमेंट काफी अनस्टेबल हो, हमारे पास कुछ नहीं करने को। जैसे अभी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज थी, वो सारी अनस्टेबल एनवायरनमेंट थी, क्योंकि कार्स ही नहीं बिक रही है, गाड़ियां ही नहीं बिक रही है, तो अनस्टेबल एनवायरनमेंट हो गया। करेक्ट है कि नहीं? तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एनवायरमेंटल रियलिटी से डील करना पड़ेगा। अब मैम वो कैसे करेंगे? अब इसमें भी आपको 3 चीजें करनी है। हमने मोमेंटम कंट्रोल में भी 3 चीजें की, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर बनाए, अंडरलाइन सक्सेस फैक्टर्स ढूंढे और जनरल स्ट्रैटेजीज फॉलो की। अब हम लीप कंट्रोल में भी 3 चीजें करेंगे। सबसे पहले तो स्ट्रैटेजिक इश्यू मैनेजमेंट। हमें इश्यूज ढूंढने हैं, आखिर दिक्कत कहां आ रही है। we'll have to find those issues where exactly are we failing, हमारी गड़बड़, हमारी भसड़ कहां मच रही है। आ गया समझ में? मतलब ऐसी कौन सी चीजें जो कंपनी पर एडवर्स इंपैक्ट ला रही है, वो हमें ढूंढना पड़ेगा। इश्यूज, ठीक है, सबसे पहले फाइंडिंग इश्यूज। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक फाइल एनालिसिस। मतलब क्या, हमें यहाँ पर हमारे अंदर के, हमने इश्यूज ढूंढ लिए, बाहर इश्यूज तो बाहर है, अब हम अंदर की सिनर्जी ढूंढेंगे, स्ट्रेंथ ढूंढेंगे, वो स्ट्रेंथ ढूंढेंगे जो उन इश्यूज से डील कर सकती है, जो उन इश्यूज से कॉम्बैट कर सकती है, कोप अप कर सकती है। आ रहा है समझ में? तो पहले तो हम लोगों ने क्या कर लिया, इश्यू ढूंढ लिया, उसके बाद हमने अपने अंदर की सिनर्जी ढूंढ ली जो उन इश्यूज से डील कर सकती है। अब हम करेंगे सिस्टम्स मॉडलिंग। अब हम क्या करेंगे? सिस्टम्स मॉडलिंग। सिस्टम्स मॉडलिंग मतलब क्या? मतलब कि आपको पता है आपकी कंपनी अनस्टेबल एनवायरनमेंट में, ठीक है, तो अभी तक प्रॉब्लम आई नहीं है, अभी तो आपकी कंपनी अनस्टेबल एनवायरनमेंट में, ठीक है,
तो आप क्या करोगे, अपने मॉक टेस्ट का नाम सुना है, मॉक टेस्ट? मॉक टेस्ट में हम क्या करते हैं, हम मॉक टेस्ट में खुद को टेस्ट करते हैं कि ऐसी प्रॉब्लम आई तो हम क्या करेंगे, जिसको हम और भी बोलते हैं, जैसे ड्रिल होता है, ड्रिल होता है, या फिर आपका फायर ड्रिल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल जितने भी पुलिस वाले होते हैं उनको ट्रेनिंग मिलती है, तो उनकी पूरी मॉक ड्रिल होती है जिसमें उनको रियल में मतलब उनके ऊपर अटैक होता है और उनको चेक किया जाता है कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। मतलब अटैक बिल्कुल प्लान्ड होता है, जैसे कि रियल अटैक हो। तो वैसा हम यहाँ पर करेंगे, दैट इज ऑन सिमुलेटेड बेसिस, विल ट्राई टू चेक आवरसेल्व्स, चेक अपॉन अस, कि हम लोग ऐसी सिचुएशन आ गई जब रियल में वो इश्यू ने अटैक किया तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। उस तरह से आपको यहाँ पर पहले से प्रैक्टिस करके चलना है और स्ट्रैटेजी बनानी रहेगी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो 3 चीजें हमें किसमें करनी है, लीप कंट्रोल में। कब? जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटिवली अनस्टेबल एनवायरमेंट में। उसके बाद आपको करना है इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल बेसिकली हम कब करते हैं गाइस, जब ऐसी एक्टिविटीज अनफोल्ड होती है जो हमने कभी पहले सोची ही नहीं थी। These are not premises. These are certain activities that we did not even know that is going to happen. जैसे डिमोनेटाइजेशन आ गया, कोरोना आ गया, ये तो कभी लाइफ में ही नहीं सोचा था। हमने अजम्पशन बनाया था कि मौसम विभाग के हिसाब से जो मौसम है वो इतना रहेगा, और वो अजम्पशन पलट गया, दैट इज अ प्रेमाइस। लेकिन कोरोना आ जाएगा, ये तो अजम्पशन में ही नहीं था, ये तो लिस्ट में ही नहीं था। आ रहा है समझ में? तो ऐसे केस में अगर कोई इवेंट अनफोल्ड हो जाता है जो कभी था ही नहीं, तो उसमें आपको 2 चीजें करनी है। सबसे पहले यू हैव टू मैनेज अ स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट। थ्रस्ट इज नथिंग बट छोटे छोटे से डिपार्टमेंट, ठीक है? सो एक्शंस को आपको अलग अलग थ्रस्ट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको डिवाइड करना है। मतलब बेसिकली आप जो भी इंप्लीमेंटेशन का काम है ना, आप उसको डिवाइड करो बिल्कुल। मतलब इंप्लीमेंटेशन में आपको डिविजन ऑफ वर्क करके चलना है। अगर कोई इवेंट अनफोल्ड हो जाता है तो एक पर पूरा बर्डन मत डालो कि अच्छा ये इवेंट अनफोल्ड हो गया, कोरोना आ गया, तुम डील करो। नहीं, पूरी की पूरी टीम, पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन डील करेगी। तो आपको छोटे छोटे थ्रस्ट में, छोटे छोटे सेक्शंस में आपको एक्शंस को डिवाइड करना है। उसके बाद आपको करना है माइलस्टोन रिव्यू। माइलस्टोन रिव्यू में आप क्या करोगे, आइडेंटिफाई सेगमेंट ऑफ अ स्ट्रेटजी व्हिच वे इन द फॉर्म ऑफ crucial events, major allocation of resources for a passage of certain time. Each milestone requires critical assessment in times of terms and cost. आपको अब यहाँ पर क्या करना है, एक बार आपने थ्रस्ट डिवाइड कर लिया, काम डिवाइड कर लिया, अब आपको हर पर्सन को एक एक माइलस्टोन देना है। माइलस्टोन देने के बाद आप सब में रिसोर्सेज बांटोगे और सबके माइलस्टोन को रिव्यू करोगे कि जो माइलस्टोन हमने दिया, माइलस्टोन मतलब टारगेट, जो टारगेट हमने आपको दिया है वो आपने अचीव किया या नहीं किया। So if at all an event is unfolded, don't worry, don't panic. सबसे पहले तो डिवाइड कर दो काम, डिविजन ऑफ वर्क कर दो, और इसके बाद आप एक एक काम को क्या करोगे, उसको माइलस्टोन दोगे और रिव्यू करोगे कि क्या माइलस्टोन वो अचीव कर पा रहे, नहीं कर पा रहे, तो क्या माइलस्टोन ही इम्प्रैक्टिकल है या फिर ये आदमीगत है और ये काम नहीं कर पा रहे। आ रहा है समझ में? बहुत अच्छे से। नेक्स्ट इज स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। नेक्स्ट क्या है गाइस, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस। स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस क्या बोलता है कि आपको एक नॉन फोकस कंट्रोल करना है, मतलब ऊपर ऊपर से चेकिंग करनी है। क्या करना है गाइस, ऊपर ऊपर से थोड़ी बहुत चेकिंग करनी है, जिसमें आप कंपनी के अंदर और कंपनी के बाहर एक ऊपर ऊपर चेकिंग करोगे। जैसे कि 1-2 लोगों से रिपोर्ट ले लेना, सीसीटीवी लगा देना, थोड़ा बहुत क्वेश्चनर फिल करवाना। मतलब ये कोई डिटेल्ड कंट्रोल नहीं होता है, बस ऊपर ऊपर से छोटा मोटा कंट्रोल मन की शांति के लिए कि हाँ सब ठीक है, सब चंगा है, सब बढ़िया है। तो वो क्या हो जाएगा गाइस, स्ट्रैटेजिक सर्वेलेंस, जिसको हम बेसिकली सर्वेलेंस बोलते हैं। क्यों है? क्योंकि हम बस एक छोटा सा सर्वेलेंस रखते हैं। लास्ट इज अलर्ट कंट्रोल। अलर्ट कंट्रोल क्या होता है, ऐसी कोई चीज आ जाए, जैसे कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए या कंट्रीज में वॉर ब्रेकआउट हो जाए, कोरोना एक बेसिकली एक ऐसा अलर्ट ही है। अगर ऐसा कोई अलर्ट आ जाए तो आपको स्पेशल अलर्ट कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको सारे क्रिटिकल इश्यूज को क्या करना पड़ेगा, आपको क्रिटिकल इश्यूज को पहले डिफाइन करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम क्या है, फिर आप उसमें रिसोर्सेज ढूंढो कि हम अपने रिसोर्सेज कैसे मैनेज करेंगे और इस प्रॉब्लम से कैसे डील करेंगे। डेफिनेटली कोरोना आया तो बहुत सारी कंपनीज ने अपने अपने तरीके से डील किया है कि नहीं किया है, करेक्ट है कि नहीं? तो उन्होंने अपने अपने तरीके से उसको डील किया है और वैसे ही स्पेशल अलर्ट में आपको ऐसे ही करना रहेगा। सो दीज आर द 6। यहाँ पर नंबर 7 गलत है, ये 6 है टोटल, ठीक है? दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5 एंड दिस इज 6। टोटल 6 आपके क्या है यहाँ पर, 6 आपके कंट्रोल टेक्निक्स है।
क्लियर है कि सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज बैलेंस स्कोर कार्ड। लास्ट टॉपिक क्या है इस चैप्टर का? बैलेंस स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड अगर आप लोगों को दिख रहा हो तो मैंने यहाँ पर लिखा है अमेंडमेंट। इसका मतलब क्या है मैम? इसका मतलब है कि ये नया अमेंडमेंट है जो आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? बैलेंस स्कोर कार्ड क्या होता है? कुछ नहीं होता है। शर्मा जी का बेटा है ना शर्मा जी, और मैं मजाक नहीं कर रही, जेन्युइनली मेरी कॉलोनी में शर्मा जी रहते हैं, ठीक है? बट इट्स जस्ट दैट उनका बेटा नहीं है, बेटी है, ठीक है? अब शर्मा जी की जो बेटी थी वो क्या करती थी, वो भयंकर अच्छा पढ़ती थी, मतलब काफी अच्छा पढ़ती थी, और मैं हमेशा से एवरेज रही हूँ। आई हैव ऑलवेज बीन अ वेरी एवरेज स्टूडेंट, ओके? मतलब रो रो के पास होने वाली हरकतें थी मेरी, ठीक है? अब शर्मा जी का जो रिपोर्ट कार्ड होता, पहली बात तो मुझसे 2 साल बड़ी थी, ठीक है? तो शर्मा जी की बेटी का जो रिपोर्ट कार्ड होता था ना, वो मेरे लिए स्टैंडर्ड सेट होता था कि बेटा इतना तो तेरे को लाना ही है, ऑप्शन नहीं है तेरे पास, ठीक है? और हर बार मैं अपने माँ बाप को डिसअपॉइंट करती थी। सो द पॉइंट इज कि वो जो स्कोर कार्ड मेरे लिए स्टैंडर्ड होता था ना, वो ही बैलेंस कार्ड होता है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में। तो मैम क्या बोल रहे हो, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है? यस, ओके? अब ये जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, ये अलग अलग पर्सपेक्टिव से अलग अलग परफॉर्मेंस होती है। हम देखते हैं इसको। देखो, बैलेंस स्कोर कार्ड इज यूज्ड एज स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एंड मैनेजमेंट टेक्निक, मतलब एसएम के लिए यूज होती है, ठीक है? मतलब मेजरली प्लानिंग के लिए और मैनेजमेंट के लिए यूज होती है। इट इज यूज्ड इन ऑर्गेनाइजेशन रिगार्डलेस ऑफ द स्केल, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन में बिना कोई स्केल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के यूज होती है, मतलब चाहे आप लार्ज स्केल हो, स्मॉल स्केल हो, कैसी भी स्केल हो, आप यूज हो गए। स्कोर कार्ड इज नथिंग बट अ टूल विच इंप्रूव्स कम्युनिकेशन, ओके, फीडबैक बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजर्स, मतलब ये कम्युनिकेशन फीडबैक ये सब कुछ कंपनी में इंप्रूव करता है। पर कैसे भाई, कैसे? सिंपल सी बात है, as the name depicts, it was developed not only to evaluate financial performance of the organization, evaluation में help करता है, and also to address customer concerns, business process optimization, enhancement of learning tools and mechanism। बड़ी भारी भारी वर्ड्स हैं, एक एक करके समझते हैं। सिंपल सी बात है, कस्टमर की कंसर्न्स, आज की डेट पे 5 प्रॉब्लम्स आई, कल 5 नहीं आनी चाहिए, कल 5 से कम होनी चाहिए। पहले वाले दिन को आप बनाओगे अपना स्कोर कार्ड, और उससे अच्छी परफॉर्मेंस आपकी अगले दिन होनी चाहिए, अगले दिन, अगले महीने, अगले क्वार्टर, जो भी आप आपका टाइम पीरियड ट्रांजिशन का रख रहे हैं। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, ठीक है? बिजनेस प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन, आपकी बिजनेस प्रोसेस पिछले टाइम जैसी थी उससे इंप्रूव होनी चाहिए अब, ठीक है? मतलब आपका टाइम पीरियड जैसे भी, आप 2 क्वार्टर में कंपेयर कर रहे हो, 2 दिन में कंपेयर कर रहे हो, 2 मंथ में कंपेयर कर रहे हो, 2 वीक्स में कंपेयर कर रहे हो, 2 साल में कंपेयर कर रहे हो, वॉट एवर इज योर ट्रांजिशन पीरियड, इट्स अप टू यू। बट आपकी जो बिजनेस प्रोसेस है पहले, उससे बेटर आज होनी चाहिए। आपका जो रेवेन्यू था पहले, उससे बेटर आज होना चाहिए। उस जो आपकी कस्टमर कंसर्न्स थी, कस्टमर कंप्लेंट्स थी पहले, उससे कम आज होनी चाहिए। आपके लर्निंग टूल्स जैसे थे, उससे बेटर आज होने चाहिए। क्लियर है सबको? तो वो सब मिलाकर 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 4 क्या बने आपके? 4 पर्सपेक्टिव बने बैलेंस स्कोर कार्ड के। तो बैलेंस स्कोर कार्ड को हम 4 एरियाज में यूज करते हैं। सबसे पहले बैलेंस स्कोर कार्ड का एक पर्सपेक्टिव होता है फिनेंशियल पर्सपेक्टिव, जिसमें आपका रिटर्न ऑफ कैपिटल देखा जाता है कि पहले जो रिटर्न ऑफ कैपिटल था उसके कंपैरिजन में आज रिटर्न ऑफ कैपिटल आपका कैसा है। दैट इज फिनेंशियल पर्सपेक्टिव ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड। आ गया समझ में? तो बैलेंस स्कोर कार्ड हमें कैलकुलेट करना है कि हमारा स्कोर कार्ड कैसा है। तो फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव क्या बोलता है? रिटर्न ऑफ कैपिटल को कंपेयर करेंगे, कितना पैसा लगाया, कितना रिटर्न हुआ। पहला इतना पैसा लगाया था और उतना रिटर्न मिला था, तो आज इतना पैसा लगाकर हमें ज्यादा ही रिटर्न मिलना चाहिए। फिर उसके बाद होता है कस्टमर पर्सपेक्टिव, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। पहले कितनी कंप्लेंट्स आई, आज कितनी कंप्लेंट्स आई, पहले कितना सेटिस्फाइड कस्टमर, आज कितना सेटिस्फाइड कस्टमर। ये बैलेंस का स्कोर कार्ड हो गया किसके लिए? कस्टमर पर्सपेक्टिव के लिए। बिजनेस प्रोसेस पर्सपेक्टिव, हमें देखना है कॉस्ट, क्वालिटी, क्वांटिटी के बेसिस पर कि हमारा बिजनेस प्रोसेस कितना इंप्रूव हुआ है। मतलब कॉस्ट, देखो भाई, अगर हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो रही ना तो कॉस्ट इंप्रूव हो चलेगा, लेकिन कॉस्ट इंप्रूव हो रही है, क्वालिटी नहीं इंप्रूव हो रही, तो वहां दया गड़बड़ है। सो सिंपल सी बात है, आपकी कॉस्ट और क्वालिटी जितना रेशियो था कॉस्ट क्वालिटी का पहले, उस हिसाब से आपका आज के कॉस्ट क्वालिटी का रेशियो है वो आपको यहाँ पर स्कोर कार्ड से कंपेयर करना पड़ेगा। और लास्ट में लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव। लर्निंग ग्रोथ क्या बताता है? कंसिस्ट ऑफ मेजर्स सच एज एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, एम्प्लॉय रिटेंशन एंड नॉलेज मैनेजमेंट। एम्प्लॉय का नॉलेज कितना इंप्रूव हुआ, एम्प्लॉय कितना सेटिस्फाइड है,
और एम्प्लॉय कितना रिटेन रह रहा है, मतलब एम्प्लॉय टर्नओवर कितना, एम्प्लॉय टर्नओवर क्या होता है कंपनी का, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कंपनी में एक साल में छोड़कर जा रहे हैं, दैट इज एम्प्लॉय टर्नओवर। तो एम्प्लॉय टर्नओवर तो कम ही होना चाहिए ना, अगर ज्यादा एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं मतलब आपसे सेटिस्फाइड नहीं है, करेक्ट है ना। तो आपका पिछले टाइम एम्प्लॉय रिटेंशन, एम्प्लॉय नॉलेज, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन कितना था, उससे बेटर आपका अभी होना चाहिए। तो ये 4 पर्सपेक्टिव है, फाइनेंशियल, कस्टमर, लर्निंग एंड ग्रोथ एंड बिजनेस प्रोसेस, ये 4 पर्सपेक्टिव आपके हैं किसमें, बैलेंस स्कोर कार्ड में। अब इसके फीचर्स क्या है, देखो सिंपल सी बात है, व्हेन इट कम्स टू डिफाइनिंग एंड असेसिंग 4 पर्सपेक्टिव्स, फॉलोइंग फैक्टर्स आर यूज्ड। जब हम ये 4 पर्सपेक्टिव बताते हैं तो ये 4 फैक्टर्स कंसीडर करते हैं। सबसे पहले कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे आपका स्कोर कार्ड डिसाइड किया जाएगा। उसके बाद आप क्या मेजर्स यूज कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पर ही आपके मेजर्स होने चाहिए कि आप अपनी प्रोग्रेस कैसे मेजर कर रहे हो। हर एक दिन में मेजर करने का कोई सेंस नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं 21 डेज में पतला होना चाहती हूँ तो मैं 21 डेज के हिसाब से मैं हर दिन वेट मेजर करूंगी, पर अगर मैं 3 महीने में पतला होना चाहती हूँ तो मैं हर हफ्ते में वेट मेजर करूंगी। डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उस हिसाब से आपके मेजर्स होंगे, ठीक है, और उस हिसाब से आपके टारगेट सेट होंगे। मतलब जैसा ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से मेजर्स, अब जो मेजर्स आप ले रहे हो उसके हिसाब से आप टारगेट सेट करोगे, मतलब उस हिसाब से आपका बैलेंस स्कोर कार्ड बनेगा, उस हिसाब से आपकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट होगी। एंड लास्ट में अकॉर्डिंग टू द टारगेट जो भी एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी आप उसके अकॉर्डिंग इनिशिएटिव्स लोगे। तो ये 4 ऐसी चीजें हैं बैलेंस स्कोर कार्ड के फीचर्स, जिसमें आप सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हो, अकॉर्डिंगली आप मेजर सेट करते हो, अकॉर्डिंगली आप टारगेट सेट करते हो, और फिर टारगेट के बाद जब परफॉर्म करता है बंदा उसके बाद आप उसके इनिशिएटिव्स लेते हो, ठीक है। अब ये मैम बैलेंस स्कोर का टूल कैसे है एसएम का, एसएम में क्या फायदा आएगा, देखो प्रॉब्लम क्या होती है, वन ऑफ द मेन रीजन फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू बी अनसक्सेसफुल इज दैट दे फेल टू अंडरस्टैंड एंड अडेयर टू ऑब्जेक्टिव्स। मतलब ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आ रहा है या फिर वो उसको अडेयर नहीं कर पा रहे, ऐसे ही प्रॉब्लम होता है, करेक्ट है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, सबसे पहले तो वो ऑब्जेक्टिव को छोटे 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 टारगेट में ब्रेक डाउन करता है, वो बड़े से भारी ऑब्जेक्टिव को छोटे 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 टारगेट में ब्रेक डाउन करता है, ठीक है। अब वो टारगेट सेट करेगा, उनके लिए स्ट्रैटेजी लाइन करेगा कि आपको टारगेट अचीव कैसे करना है, और अचीव करने के बाद ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद वो परफॉर्मेंस को मेजर करेगा, लाइक कंट्रोलिंग। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, पक्का, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आगे। अब मैम इसका नीड क्या है, बहुत सिंपल है यार, देखो पहली बात तो ये फोकस बढ़ाता है, ठीक है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, वर्कफोर्स जो है वो डेली बेसिस पर अपने टारगेट मीट कर पाते हैं, क्योंकि हमने बड़े ऑब्जेक्टिव को छोटे छोटे टारगेट में डिवाइड कर दिया, तो डेली टारगेट्स अचीव हो पाते हैं, परफॉर्मेंस अचीव हो पाती है, फोकस रहता है। उसके बाद फ्यूचर परफॉर्मेंस, फ्यूचर में परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए वो आज का बैलेंस स्कोर कार्ड बताता है। कम्युनिकेशन फीडबैक बहुत बढ़िया तरीके से इंप्रूव करता है, और प्रायोरिटी सेट करता है, हमारी प्रायोरिटीज कैसी होनी चाहिए वो हमें ये यहाँ पर बताता है। क्लियर है सबको, तो ये क्या हो गए बैलेंस स्कोर कार्ड के फायदे, क्लियर है, डन है। तो इसी के साथ हमारा 15 चैप्टर होता है समाप्त। अब हम फटाफट से इसके करेंगे सवाल। चलो भाई यहां से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56 है, द प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन इंप्लीमेंटेशन प्रोसेस आर एज फॉलोज। सबसे पहला लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट, कैपिटल इश्यू रिक्वायरमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिक्वायरमेंट, ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों इश्यू से डील करना पड़ता है क्या प्रोसीजरल में, यस। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। Which one of the following is not an element of strategic leadership? इसमें से strategic leadership का element कौन सा नहीं है? It deals with vision, keeping the mission in sight.
It does not motivate the people. It has external focus rather than internal focus. It emphasizes on transformation aspects. क्या मोटिवेट नहीं करता है क्या लीडर? तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्या यार, कैसी बातें कर रहे हो? तो हो गया ऑप्शन नंबर बी, इट मोटिवेट्स पीपल. ठीक है. उसके बाद अ लीडर शुड अडॉप्ट द फॉलोइंग इनिशिएटिव फॉर इंप्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी. लीडर को क्या क्या अडॉप्ट करना चाहिए? डेवलप न्यू क्वालिटीज टू परफॉर्म इफेक्टिवली, बी अ विजनरी, बोथ ए एंड बी. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी. Which one of the following is not a role of strategic control? इसमें से strategic control का रोल कौन सा नहीं है? Planning system, measurement of organization progress, feedback for future action, linking performance and reward. Linking performance था, measurement था, feedback था, planning system नहीं था. तो correct answer क्या हो गया? Option number A. Role of organization system are information, development, motivation, all of the above. Correct answer क्या हो जाएगा? All of the above. Clear है क्या? बहुत अच्छे से. Dash strategy affects an organization from top to bottom. It affects all functions and decision areas of the business. कौन सी strategy है जो top to bottom affect करती है? सारे function areas affect करती है. That is planning, implementation, forming and crafting. अब बताइए what is crafting? देखो crafting, forming और crafting कुछ different नहीं है. Forming मतलब formulation. Okay? Forming मतलब formulation. ठीक है. अब आपका क्राफ्टिंग का मतलब होता है स्ट्रैटेजी को क्राफ्ट करना, मतलब फाइनलाइज अकॉर्डिंग टू कंपनी. ठीक है. यू हैव टू फाइनलाइज अकॉर्डिंग टू द कंपनी. तो दैट इज क्राफ्टिंग. मतलब ब्यूटीफुली जब आप देखो, कभी तो आप पहले तो फॉर्मुलेशन के टाइम पे बहुत सारी चीजें प्लान करते हो, पेपर वर्क ये वो ब्ला ब्ला, लेकिन जब आप फाइनली जब आपकी स्ट्रेटजी डिसाइड हो जाती है तो आप उसको एक अच्छे से पेपर पेन पर और एक अच्छे से डॉक्यूमेंट फॉर्म में आप उसको क्राफ्ट करते हो. तो दैट इज क्राफ्टिंग. ठीक है. तो ऐसी कौन सी पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है, ऐसा कौन सा स्टेज होता है स्ट्रेटजी का जो पूरा टॉप टू बॉटम सारे फंक्शंस को अफेक्ट करता है? दैट इज इम्प्लीमेंटेशन. क्योंकि फॉर्मिंग, क्राफ्टिंग और प्लानिंग जो है, ये तीनों सिर्फ टॉप लेवल पर होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सारे लेवल्स पर होता है. ठीक है. Which one of the following varies substantially among different types and size of the organization? कौन सी चीज है जो सारे ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल अलग हो जाती है? फॉर्मुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, प्लानिंग, नन ऑफ द अबव. ऐसी कौन सी चीज है जो टाइप और साइज के हिसाब से कंप्लीटली चेंज होती है? बताओ कौन सी होती है? टाइप और साइज के हिसाब से. यस, इम्प्लीमेंटेशन. देखो इम्प्लीमेंटेशन बेसिकली क्या होता है? इम्प्लीमेंटेशन आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीटली चेंज कर देता है. ठीक है. तो अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो इम्प्लीमेंटेशन अलग होगा, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होगी तो इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीटली अलग होगा. ठीक है. विच इज अ ब्रॉडर टर्म? प्रोग्राम, पॉलिसी, प्रोसीजर, गोल्स एंड रूल्स. इसमें से सबसे ब्रॉडर टर्म्स कौन सा है? देखो प्रोग्राम का मतलब क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स. पॉलिसी का मतलब क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? प्रोसीजर का मतलब क्या है? आप कैसे इसको फॉलो करने वाले हो. ओके. आपका पैटर्न क्या होने वाला है? गोल्स एंड रूल्स का मतलब क्या है? आप कहां पहुंचना चाहते हो. तो अब मुझे बताओ इसमें से सबसे ब्रॉडर टर्म कौन सा हो जाएगा? बताओ. सबसे ब्रॉडर टर्म का होगा, सबसे ब्रॉडर टर्म होगा प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम के बेसिस पर पॉलिसी, प्रोसीजर और गोल्स एंड रूल्स तीनों डिसाइड होते हैं. देखो प्रोग्राम क्या बोलता है? प्रोग्राम इज नथिंग बट दैट एंटायर इवेंट. जैसे अगर मेरी वेडिंग पार्टी है तो पूरा, चलो ठीक है वेडिंग पार्टी मान लेते हैं, पूरा का पूरा जो इवेंट है ना दैट इज प्रोग्राम. अब उसमें हमें क्या क्या चीजें करनी है, दैट विल बी आवर गोल्स एंड रूल्स. ठीक है. किस सीक्वेंस में करनी, दैट विल बी आवर प्रोसीजर. और हमें वो सीक्वेंस को फॉलो करते रहे, किन बातों का ध्यान रखना, दैट विल बी आवर पॉलिसीज. तो प्रोग्राम इज दैट एंटायर इवेंट. ठीक है. तो वो जाएगा ब्रॉडर टर्म. Which of these is an action stage that requires implementation of the change strategy? ऐसे कौन सा action stage होता है जिसमें हमें implementation करना होता है? Institutionalize the change, create a shared vision to manage the change, recognize the need for change. हमें कब करना होता है? एक्शन कब लेना होता है चेंज का? इंस्टीट्यूशनलाइजेशन पे हम करते हैं कि नहीं? हम एक्टिवेट करते हैं कि नहीं स्ट्रेटजी को? तभी याद आ रहा है क्या सबको? यस.
Which one of the following involves internal change of individual's thought process in order to adjust to new environment? ऐसे इनमें से कौन से ऐसे होते हैं जिसमें हम इंटरनल चेंज करते हैं, मतलब हम इंडिविजुअल की थॉट प्रोसेस को धीरे 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 चेंज करते हैं कि भाई अब तुम इम्प्लीमेंटेशन को समझो. कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन, इंटरनलाइजेशन, नन ऑफ द अबव. इंटरनलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल की थॉट प्रोसेस को चेंज करते हैं. ठीक है. विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक कंट्रोल? प्रीमाइज, सर्विलेंस, अलर्ट, प्रोसेसिंग कंट्रोल. प्रोसेसिंग कंट्रोल का पढ़ा हमने, ऑप्शन नंबर डी. स्ट्रेटेजिक कंट्रोल, स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल अनलाइक डैश कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स द बेसिक डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेटेजी. ठीक है. हम लोग कौन सी उसमें देखो, यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दिए हैं. ये 4 ऑप्शन है स्पेशल अलर्ट, ऑपरेशनल, प्रीमाइज, मैनेजमेंट कंट्रोल. ये 4 ऑप्शंस ऐसे हैं जिसमें हम बेसिक डायरेक्शन स्ट्रैटेजी को मॉनिटर नहीं करते हैं, मतलब हम स्ट्रैटेजी को बेसिक से, बेस से, फाउंडेशन से मॉनिटर नहीं करते हैं. ठीक है. लेकिन इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल में हम करते हैं. तो इनमें से किसमें हम बेस से कंट्रोल नहीं करते, वो यहां पर पूछा गया है. फिर से रीड करो. स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन कंट्रोल अनलाइक डैश, अनलाइक सम वन ऑफ दीज कंटिन्यूअसली मॉनिटर्स बेसिक कंट्रोल. तो इनमें से कौन से उसमें कंटिन्यूअसली हम मॉनिटर नहीं करते हैं? बताइए 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 बताइए. देखो, ऑपरेशनल कंट्रोल जो होता है, ऑपरेशनल कंट्रोल बेसिकली क्या होता है गाइस? ऑपरेशनल कंट्रोल का मतलब होता है कि आप जो आपके बेसिकली अगर हम देखा जाए तो जो आपका सर्विलेंस कंट्रोल होता है ना, दैट इज नथिंग बट ऑपरेशनल कंट्रोल, जिसमें आप बस ऊपर से सारी ऑपरेशंस को मैनेज कर रहे हो, मॉनिटर कर रहे हो. आप बेस से नहीं देख रहे हो कि सोर्स से नहीं देख रहे हो कि कहां गलती हो रही है, आप सिर्फ ऊपर से मैनेज कर रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा? ऑपरेशनल कंट्रोल. क्लियर है सबको? Question is, can strategy be attempted within the physical, human and financial of the enterprise? Is related with which criteria of strategic audit? अब strategic audit में हम क्या करते हैं? हम चेक करते हैं कि कंपनी ने सारी स्ट्रैटेजी को पूरी तरीके से फॉलो किया है नहीं, कहीं गड़बड़ तो नहीं की है. ठीक है. तो स्ट्रैटेजी को फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एंटरप्राइज में हम अचीव कर पा रहे हैं नहीं. ये कौन सा क्राइटेरिया होता है स्ट्रैटेजिक ऑडिट का? कंसिस्टेंसी, कॉन्सोनेंस, फीजिबिलिटी, नन ऑफ द अबव. देखो, स्ट्रैटेजिक ऑडिट में अलग अलग प्रिंसिपल्स होते हैं. कितना कंसिस्टेंटली आप फॉलो कर रहे हो, कितना फीजिबल है आपकी स्ट्रैटेजी. ठीक है. आप कितने कंसिस्टेंट हो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में, कितनी फीजिबल है आपकी स्ट्रैटेजी, और वो स्ट्रैटेजी जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो वो कितना मैच कर रही है जो आपने प्लान किया था, कितना मैच कर रही है जो आपने प्लान किया था. दैट इज, दीज आर द 3 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ व्हाट? स्ट्रैटेजिक ऑडिट. आ रहा है समझ में सबको? बहुत अच्छे से. ठीक है. तो इट इज द फीजिबिलिटी जो बताती है कि हाँ भाई हम इन ह्यूमन, फिजिकल, ह्यूमन और फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द एंटरप्राइज से, ऑफ द एंटरप्राइज के हिसाब से, मतलब हमने सारे एस्पेक्ट्स देख लिए और उस हिसाब से हाँ हमारे लिए स्ट्रैटेजी फीजिबल है. क्लियर है? उसके बाद Dash requires introduction of change to make organization member adapt to the new environment. ठीक है. देखो, ऐसा कौन सा चेंज होता है? वैसे तो इंटरनलाइजेशन में हम इंडिविजुअल पर्सन में चेंजेस लाते हैं, बट द पॉइंट इज कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम इंट्रोड्यूस करते हैं एम्प्लॉय के चेंजेस के साथ और उसको बोलते हैं कि अब तू नए एनवायरमेंट को अडेप्ट कर. स्ट्रैटेजिक इंटेंट मतलब इंटेंशन. ठीक है. प्लान करना, क्राफ्ट करना या इंप्लीमेंट करना? बताओ फटाफट से, बताओ फटाफट फटाफट फटाफट. देखो, क्राफ्टिंग एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हमारी स्ट्रैटेजी फाइनली बन चुकी है, हमारी फाइनली पूरी ढांचा तैयार हो चुका है स्ट्रैटेजी का. तब हम एम्प्लॉय को बोलेंगे कि अब तुम्हारा जो है, अब तुम्हें क्या करना पड़ेगा? नए एनवायरमेंट को अडेप्ट करना पड़ेगा. ठीक है. तो वो क्या हो जाएगा? वहां पर हम नए एनवायरमेंट के साथ अडेप्ट करवाते चलेंगे और वहां पर क्राफ्टिंग में हमारा एनवायरमेंट, एम्प्लॉय जो है वो एनवायरमेंट को एक्सेप्ट करेगा. Which of the following impact of strategy formulation on implementation? फॉर्मुलेशन का इंप्लीमेंटेशन पर कब इंपैक्ट होता है? फॉरवर्ड लिंकेज में. इंप्लीमेंटेशन का इंपैक्ट फॉर्मुलेशन पर कब होता है? जब वो हमारा कब हो जाएगा? जब वो हमारा हो जाएगा बैकवर्ड लिंकेज. क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से. यस. ओके. ऑल राइट गाइज. ओके. Dash
डैश इज हाईली स्पेसिफिक प्रोग्राम फॉर विच द टाइम शेड्यूल एंड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड। ऐसा कौन सा हाईली स्पेसिफिक प्रोग्राम होता है जिसमें हमारा टाइम कॉस्ट सब कुछ पहले से फिक्स्ड होता है, सब कुछ पहले से फिक्स्ड होता है। बताओ कौन सा होगा हमारा हाईली स्पेसिफिक प्रोग्राम? स्पेसिफिक प्रोग्राम जिसमें सब कुछ पहले से फिक्स्ड होता है, एंड दैट इज कंट्रोल। कंट्रोल प्रोग्राम इज दैट प्रोग्राम जिसमें सब कुछ पहले से फिक्स्ड होता है, यू जस्ट हैव टू कंपेयर। ओके, मतलब एवरीथिंग इज फिक्स्ड, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस फिक्स्ड, एक्चुअल परफॉर्मेंस भी हो चुकी है, यू जस्ट कंपेयरिंग, तो सब कुछ फिक्स्ड होता है पहले से, ठीक है। इट टेक्स सो मच टाइम फॉर द डैश टू चेंज एंड प्रिवेल। बहुत टाइम लगता है किसे चेंज करने में और प्रिवेल होने में, किसे? प्रोसेस को, कंट्रोल को, कल्चर को, प्रोग्राम को। इट्स द कल्चर जिससे सबसे ज्यादा टाइम लगता है चेंज करने में और प्रिवेल होने में। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से देखो, अब हम जब कल्चर है तो कल्चर को हम चेंज कैसे करते हैं? सबसे पहले डैश व्हेन न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ। सी, सबसे पहले हम कल्चर को अनफ्रीज करते हैं। क्या करते हैं? हमारा कल्चर पहले से फ्रीज है, हम उसको अनफ्रीज करते हैं, फिर हम उस पर चेंजेस लाते हैं, चेंज न्यू सिचुएशन लाते हैं, और फिर हम रीफ्रीज करते हैं, ठीक है। तो कौन सा होगा जब नॉर्मल, व्हेन न्यू बिहेवियर बिकम्स अ नॉर्मल वे ऑफ लाइफ? रीफ्रीजिंग, ठीक है। रीफ्रीजिंग करना मतलब अब हमने नया कल्चर लिया है, हमने उसको रीफ्रीज कर लिया है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। When the strategy is formed on the basis of certain assumption about complex and turbulent organizational environment, complex और turbulent organizational environment किसमें था? बताओ फटाफट से। complex and turbulent organizational environment बताइए किसमें था? देखो, certain assumption की बात की जा रही है, तो assumptions के बेसिस पे अगर हम बना रहे हैं तो किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? प्रीमाइस कंट्रोल। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर मेरी जान? प्रीमाइस कंट्रोल। The last question for this is which helps the managers to determine whether the overall strategy is progressing as desired or whether there is a need of readjustment। इसमें से कौन सा है जो मैनेजर को बताता है कि आपको या तो स्ट्रैटेजी, ओवरऑल स्ट्रैटेजी को आपको कंटिन्यू करना है या फिर आपको बंद करना है? ये कौन सा बताता है? माइलस्टोन रिव्यू, प्रीमाइस कंट्रोल, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल, या फिर मॉनिटरिंग स्ट्रैटेजिक थ्रस्ट? बताइए बताइए, क्विकली क्विकली क्विकली। यस, आपको ओवरऑल स्ट्रेटेजी। देखो, अगर कोरोना वायरस जैसी चीज आ जाएगी, एकदम स्पेशल कोई चीज आ जाएगी, तो आपको या तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी को ही चेंज करना पड़ेगा या फिर आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। तो स्ट्रेटेजी चेंज करने की बात आई है, मतलब स्पेशल अलर्ट कंट्रोल हुआ है। क्लियर है सबको? बहुत 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 अच्छे से। यस, डन। चलो भाई, लास्ट चैप्टर पे आते हैं हम। इसमें काफी सारे अमेंडमेंट्स हैं, तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान से सुनना है, ठीक है। हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज से। एनालाइजिंग स्ट्रैटेजिक एज, ये क्या बोलता है भाई? सिंपल सी बात है, सबसे पहले ये बोलता है बीपीआर, ठीक है। सबसे पहले क्या बोलता है ये? बीपीआर की बात करता है, बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग। बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग मतलब जब आप कंपनी को बेस से चेंज कर देते हो, फाउंडेशन से चेंज कर देते हो, कंपनी की काया पलट कर देते हो, बिल्कुल मेक ओवर कर देते हो। जैसे वो मूवी में नहीं होता है, शाहरुख खान की मूवीज में, लड़की ने स्पेक्स हटा दिया, ठीक है, या फिर लड़की ने एकदम बाल खोल ली तो एकदम काया पलट हो गई और लड़के पीछे 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 आ रहा है। तो ये जो काया पलट होती है ना कंपनी की, दैट इज बीपीआर, ठीक है। हैमर एंड चैम्पी क्या बोलता है? बीपीआर इज अ फंडामेंटल रीथिंकिंग एंड रेडिकल रीडिजाइनिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेस। मतलब हम फंडामेंटल रीथिंक करते हैं कि हमारी कंपनी फंडामेंटली, मतलब बेसिक से, बेस से हम रीथिंक करते हैं कि हमारी कंपनी क्या करती है, और पूरी चीज रेडिकली रीडिजाइन करना है। रेडिकल रीडिजाइन करना मतलब जो कंपनी का स्ट्रक्चर था, जो कंपनी का डिजाइन था, जो कंपनी का विजन था, विजन भी बदलना आ सकता है बीपीआर में, जिसमें हम सब कुछ रीडिजाइन करते हैं, ठीक है। उसमें हम रेडिकल इंप्रूवमेंट करेंगे, मेजर इंप्रूव करेंगे। किस इंप्रूवमेंट करेंगे? किस किस में? कॉस्ट में, क्वालिटी में, सर्विस में, स्पीड में, इन सब में हम मेजर इंप्रूवमेंट्स करेंगे। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? यस, राइट, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होता है? मेजर ऑब्जेक्टिव होता है बीपीआर के दो। सबसे पहले तो हमें जो भी काम होते हैं ना, उसमें जितने भी काम होते हैं कंपनीज में, उसमें ना डुप्लीकेसी क्रिएट होती है। डुप्लीकेसी क्रिएट होना मतलब क्या? एक ही काम दो लोग कर रहे हैं, ठीक है, एक ही काम दो लोग कर रहे हैं, मतलब जो काम एक ही बंदा कर सकता था वही काम दो लोग कर रहे हैं। तो वो डुप्लीकेसी अवॉइड करना है, पहली चीज। एंड एलिमिनेट एंटरप्राइज कॉस्ट। एलिमिनेट एंटरप्राइज कॉस्ट का मतलब क्या हुआ? एलिमिनेट एंटरप्राइज कॉस्ट का मतलब हुआ कि आपको अपनी मेजर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम करना है। तो ये दो चीजें बीपीआर में हमें करनी रहेगी।
अब देखो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसके, ऑब्जेक्टिव्स है सबसे पहला, द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स फॉर द एंटिटीज टू ऑप्ट फॉर बीपीआर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है बूस्ट इफेक्टिवनेस एंड प्रोड्यूस हायर क्वालिटी प्रोडक्ट। सबसे पहले हमें इफेक्टिवनेस बढ़ानी है और बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट हमें किसको प्रोवाइड करना है, एंड कंज्यूमर को। एफिशिएंसी बढ़ानी है, कॉस्ट सेव करनी है, एम्प्लॉयज को थोड़ा चैलेंजिंग वर्क देना है। क्या देना है गाइस, एम्प्लॉयज को थोड़ा चैलेंजिंग वर्क देना है। उसके बाद यू हैव टू बी मोर फ्लेक्सिबल टुवर्ड्स चेंजेस। फ्यूचर में जो भी चेंजेस आएंगे हम उसके लिए थोड़ा फ्लेक्सिबल हो जाए और ज्यादा एक्सपैंड कर पाए। इन सब के लिए हम बीपीआर करते हैं। इफेक्टिवनेस बढ़ाना, कॉस्ट कम करना, रिडंडेंसी कम करना, एम्प्लॉय को थोड़ा चैलेंजिंग वर्क देना, कॉस्ट सेव करना, ये सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, बीपीआर करते हैं। अब देखो बीपीआर जो है उसमें बहुत सारे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं। जैसे सबसे बड़ा फैक्टर जो बीपीआर के इंप्लीमेंटेशन को अफेक्ट करता है, सबसे पहले मैनेजमेंट को चेंज होना बहुत जरूरी है। बहुत बार मैनेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करता है कि बीपीआर हो रहा है, मैनेजमेंट चेंज करना जरूरी है। मैनेजमेंट थोड़ा कॉम्पिटेंट होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बीपीआर के हिसाब से बनना चाहिए। बीपीआर को आपको एक अलग से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा, मतलब कि आपको बीपीआर को एक अलग से किसी को देना पड़ेगा पूरे प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। ऐसा नहीं साथ में बीपीआर भी चल रहा है और नॉर्मल ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस भी चल रहा है, ठीक है। और आईटी, यू नीड अ बिग सपोर्ट ऑफ आईटी इन बीपीआर, तो आईटी आपके पास तगड़ा होना चाहिए। सो दीज आर द 5 मेजर थिंग्स जिसके लिए आपको बीपीआर की जरूरत है। उसके बाद बीपीआर फेल कब होता है, 3 केस में। या तो आपका मैनेजमेंट काम का नहीं है, मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंट है, एम्प्लॉय बीच बीच में छोड़ के चले जाते हैं। जब बीपीआर चल रहा होता है एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय रेजिस्ट करते हैं कि हम चेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर कम्युनिकेशन फेल हो जाता है, तो बीपीआर भी धड़ाम फेल। अब देखो बीपीआर के स्टेप्स है, 5 स्टेप्स है बीपीआर के। सबसे पहले तो आपको डिफाइन करना है। क्या डिफाइन करना है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप ये बीपीआर क्यों कर रहे हो। भाई हमारी कंपनी नुकसान में जा रही है, हमारी कंपनी ग्रो नहीं कर रही है, हम कंपेटिटर से फेल हो रहे हैं, कोई भी रीजन जो आपके, ठीक है। उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई द कस्टमर नीड्स। आप कस्टमर के हिसाब से बीपीआर करोगे। आपने प्रॉब्लम पता कर ली, डिफाइन कर लिया ऑब्जेक्टिव, कस्टमर की नीड पता की, अब पता करो आज आप कहाँ हो, व्हाट इज द एग्जिस्टिंग प्रोसेस टुडे, अकॉर्डिंगली विल फॉर्मेट बीपीआर इम्प्लीमेंटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। आप लोगों को आवाज आ रही होगी ना पटाखों की, गुड दिवाली दिस इज ओके। सो डिफाइन, आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, आपकी प्रॉब्लम क्या है, कस्टमर की नीड्स पता करो, स्टडी करो एग्जिस्टिंग प्रोसेस क्या है, बीपीआर डिजाइन करो और इंप्लीमेंट करो, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब देखो अमेंडमेंट आया क्या बीपीआर की 4th स्ट्रैटेजी में। देखो बीपीआर जो फोर्ड है, फोर्ड की बीपीआर में, 6 सिग्मा में, बेंचमार्किंग में, सब में स्ट्रैटेजी दी हुई है। तो देखो जो आपकी फोर्ड कंपनी थी उसका कैसा हुआ था, उसका पहले का बीपीआर मैं आपको बताती हूँ। पहले बिफोर बीपीआर क्या था, पहले अकाउंट पेबल प्रोसेस क्या थी, परचेज ऑर्डर अगर आपको रिसीव हुआ है किसी पर्सन से, मतलब आपको अगर रॉ मटेरियल परचेज करना है तो परचेज डिपार्टमेंट क्या बोलेगा कि वेंडर से रॉ मटेरियल परचेज करना है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट को बताएगा। अकाउंट डिपार्टमेंट फिर क्या करेगा, इनवॉइस इशू करेगा, वो वेंडर को इनवॉइस देगा, वो इनवॉइस का पेमेंट करेगा वेंडर को, फिर वेंडर गुड्स देगा, फिर गुड्स परचेज के पास जाएंगे। तो ऐसे करके इसमें करीब करीब 500 लोग लगते थे। कितने लोग लगते थे पहले, 500। अब वही जो है वो 100 लोगों में हो गया। कैसे, सीधे जैसे ही परचेज करना है, परचेज डिपार्टमेंट ने बोला कि भाई हमको इतने क्वांटिटी की 500 टन माल की जरूरत है ना, तो उन्होंने क्या किया, एमआईएस पर अपडेट कर दिया, ठीक है। बीपीआर लाए ना, तो बीपीआर में उन्होंने क्या किया, बीपीआर में एमआईएस लेकर आए, तो एमआईएस पर परचेज डिपार्टमेंट ने अपडेट कर दिया। अकाउंट्स पेबल को वहीं पर इंफॉर्मेशन मिल गई, अकाउंट्स पेबल ने एक इनवॉइस इशू करके सीधे एमआईएस पर ही डाल दिया। इनवॉइस इशू किया और सीधे परचेज डिपार्टमेंट ने वेंडर से परचेज कर लिया और बात खत्म। तो जो चीज पहले परचेज का बंदा अकाउंट्स के पास जा रहा है, अकाउंट्स का बंदा वेंडर पे जा रहा है, वेंडर के पास अकाउंट से परचेज डिपार्टमेंट, इतनी जो बकर चल रही है वो एक कॉमन एमआईएस के कारण हो गई है। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, यस। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, केस स्टडी है, कोई बिग डील नहीं है। बेंचमार्किंग की हम बात करते हैं तो बेंचमार्किंग बेसिकली एक ऐसा टूल है जिसमें हमें एक पर्टिकुलर चीज को बेंचमार्क बना देते हैं कि ये मेरा स्टैंडर्ड है और मुझे इसको फॉलो करना है, ये मेरा स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है और मुझे इस चीज को फॉलो करना है, दैट इज बेंचमार्किंग, ठीक है। तो आप कंपेयर करने के लिए स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस सेट करते हो, आप कंपेयर करते हो कि भाई हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस बेंचमार्क से कैसी रही है, ठीक है। अब बेंचमार्किंग 3 तरह की होती है। कितने तरह की होती है गाइस, 3। पहली होती है स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग,
दूसरी होती है परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग और तीसरी होती है प्रोसेस। स्ट्रैटेजिक बेंचमार्किंग में हम बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं। क्या ढूंढते हैं गाइस? बेस्ट स्ट्रैटेजी ढूंढते हैं। अब वो बेस्ट स्ट्रैटेजी किसी की भी हो सकती है, कोई भी सक्सेसफुल बेस्ट स्ट्रैटेजी। मतलब मैं टाटा में होकर रिलायंस की स्ट्रैटेजी चूज कर सकती हूँ, मैं किसी की भी बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज कर सकती हूँ, कोई भी कंपनी हो वो जिसकी मुझे स्ट्रैटेजी पसंद आई हो। परफॉर्मेंस बेंचमार्किंग मतलब कि मैं किसी की अच्छी परफॉर्मेंस देखती हूँ। वो परफॉर्मेंस किसकी बेसिस पे होती है? बोगन एंड इंग्लिश ने बोला है, बोगन एंड इंग्लिश ऑथर का नाम है, जो बोलता है आपको परफॉर्मेंस उसमें प्रोडक्ट की क्वालिटी, सर्विस, फीचर, प्राइस, स्पीड, रिलायबिलिटी, डिजाइन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन, इन सबको फैक्टर्स को कंसिडर करके आपकी क्या बनेगी? आपकी बनेगी परफॉर्मेंस। और जिसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है आप उसको पकड़ लोगे, ठीक है। और तीसरा तरीका होता है बेंचमार्किंग का, प्रोसेस बेंचमार्किंग। जरूरी नहीं कि आपको एंड प्रोडक्ट को ही क्या बनाना है? बेंचमार्क बनाना है। बीच की प्रोसेस की भी आप बेंचमार्किंग बना सकते हो। तो अगर आपको किसी की प्रोसेस बहुत अच्छी लग रही है तो आप उसको बेंचमार्क बना के और उससे खुद को कंपेयर करना है। तो बेसिकली आपको एक स्टैंडर्ड सेट करना है, ठीक है। अब बेंचमार्किंग की अप्रोचेस, अप्रोच क्या है? आप किस तरह से आप बेंचमार्क कर सकते हो? या तो आप इंटरनल बेंचमार्क कर लो। इंटरनल मतलब अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन की टीम्स में, यूनिट्स में, डिविजन्स में बेंचमार्किंग करना। अपनी ही टीम की यूनिट्स में, डिविजन्स में बेंचमार्किंग करना, दैट इज इंटरनल। एक्सटर्नल और कंपेटिटिव बेंचमार्किंग मतलब जब कंपनी खुद को कंपेयर करती उसके ही कंपेटिटर्स से, ठीक है। किससे? उसके ही कंपेटिटर्स से, बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड द इंडस्ट्री। मतलब आप अपनी इंडस्ट्री में, या तो अपनी इंडस्ट्री में कंपेटिटर ढूंढो या बाहर की कोई इंडस्ट्री में कंपेटिटर ढूंढो, बट जब आप कोई कंपेटिटर से करते हो तो वो जाएगी एक्सटर्नल या कंपेटिटिव बेंचमार्किंग। फंक्शनल बेंचमार्किंग मतलब क्या? मतलब आप कोई भी फंक्शन से बेंचमार्क करो। मतलब आप फंक्शन कौन सा? आपकी कंपनी का फंक्शन नहीं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का फाइनेंस डिपार्टमेंट टाटा के फाइनेंस डिपार्टमेंट से कंपेयर कर रहा है। टाटा का जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो अडानी की मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कंपेयर कर रहा है। स्विगी का मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो जोमेटो की मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कंपेयर कर रहा है। तो कोई किसी के भी फंक्शन से जब कंपेयर करता है दूसरी कंपनी के, चाहे वो कंपेटिटर हो या नहीं हो, तो वो क्या हो जाएगा? फंक्शनल बेंचमार्किंग। जेनरिक बेंचमार्किंग, बस किसी का भी काम पसंद है और आपने उसको बेंचमार्क बना लिया। किसी का भी काम, जैसे लोगों को रतन टाटा का काम पसंद आता है, अब वो काम कैसा भी हो, वो फंक्शन अच्छा करते हो, उनके एथिक्स अच्छे हो, उनके प्रिंसिपल्स अच्छे हो, वॉट एवर इट इज, आपको किसी का काम पसंद है और आपने उसको बेंचमार्क बना ले, दैट इज जेनरिक बेंचमार्किंग। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से, पक्का। अब देखो, जेरोक्स जो कंपनी है, हम बोलते हैं ना फोटोकॉपी करा के आ जा, फोटो जेरोक्स करा के आ जा, तो जेरोक्स करना मतलब फोटोकॉपी करना नहीं होता है। जेरोक्स बेसिकली कंपनी का नाम है जिसकी वो फोटोकॉपी मशीन आती है। अब जेरोक्स कंपनी ने क्या किया? उसने बेंचमार्किंग प्रोसेस को अडॉप्ट किया। उसमें उसने 5 स्टेजेस में बेंचमार्किंग की और वो 5 स्टेजेस को डिवाइड किया 12 स्टेप्स में। कितने स्टेप्स में? 12 स्टेप्स में। देखो 5 फेज है। सबसे पहले है प्लानिंग, फिर एनालिसिस, फिर इंटीग्रेशन, फिर एक्शन, फिर मैच्योरिटी। प्लानिंग में उसने कितनी स्टेप्स फॉलो की? 3 की। सबसे पहले क्या? पहले तो आइडेंटिफाई किया बेंचमार्क बनाना किसका, ढूंढो 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 ढूंढो, लड़का पकड़ो लड़का पकड़ो, बेंचमार्क ढूंढ लिया उसने। उसके बाद बेंचमार्किंग पार्टनर्स ढूंढे कि हम उसको कैसे बेंचमार्क कर सकते हैं। पहले तो आप बेंचमार्क ढूंढो कि आपको क्या करना है। जैसे हमें अपना फाइनेंस डिपार्टमेंट को बेंचमार्क करना है, उसके बाद आप बेंचमार्किंग पार्टनर्स ढूंढो। आप किसके साथ बेंचमार्क करोगे? आप कोई कंपनी के फाइनेंस डिपार्टमेंट से करोगे, आप दूसरी कोई कंपनी के मार्केटिंग डिपार्टमेंट से करोगे, आप किससे कंपेयर करोगे? आ रहा है समझ में? पहले तो ढूंढा हमें क्या बेंचमार्क करना है, फिर बेंचमार्क को ही ढूंढा कि किससे बेंचमार्क करना है। उसके बाद डेटा कलेक्ट करो, ठीक है, डेटा कलेक्ट करा। अब ये प्लानिंग हो गया। अब एनालिसिस, एनालिसिस में हम सबसे पहले परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे और गैप पता करेंगे कि भाई क्या गैप है, क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्रोजेक्ट फ्यूचर परफॉर्मेंस लेवल्स, हम उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर में जो भी परफॉर्मेंस हमें अब चाहिए हम अकॉर्डिंगली वो बनाएंगे। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे? जो भी प्रॉब्लम्स हमें दिखी, जो भी डेविएशन दिखे, जो भी डिफरेंस दिखे, हम उसको कम्युनिकेट करेंगे, उसको एक्सेप्ट कर लेंगे कि हाँ हमें ये गलतियां हैं, हाँ हमें खामियां है, और अकॉर्डिंगली हम सारे फंक्शन के गोल सेट करेंगे, ठीक है। अब इंटीग्रेट हो गया। अब आता है काम एक्शन का, ठीक है। एक्शन में हम क्या करेंगे? एक्शन प्लान डेवलप करना और जो हमने गोल सेट किए थे उसको इंप्लीमेंट करना और फिर से बेंचमार्क से कंपेयर करना। मतलब बेंचमार्किंग में आप एक बार कंपेयर नहीं करते हो, कंपेयर करने के बाद, डेविएशन कैलकुलेट करने के बाद, नई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने के बाद फिर से आप
बेंचमार्क से कंपेयर करते हो। अब आता है मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी में हम क्या करेंगे, अब फाइनली हम अपनी एक लीडरशिप पोजीशन अटेन कर लेंगे क्योंकि हम अब बेंचमार्क के बरोबर आ चुके हैं। अगर बेंचमार्क के बरोबर नहीं आया ना तो वापस एक्शन के बाद फिर से प्लानिंग करो, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बरोबर आ चुके हो तो अब आप फाइनली अपनी प्रैक्टिसेस को इंप्लीमेंट अच्छे से कर सकते हो। अब आप मेच्योरिटी पे आ चुके हो, अब आप और थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला सकते हो। तो जब तक आप मेच्योरिटी पे नहीं आते हो ना, जब तक आप बेंचमार्क के लेवल पर नहीं आते हो, तब तक आप बार बार वो 4 स्टेजेस करोगे और फिर फाइनली आप मेच्योरिटी पर आओगे। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से, पक्का? चलो अब हम आता है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, दैट इज टीक्यूएम। टीक्यूएम का कॉन्सेप्ट दिया था डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग ने, जो बोलता है कि क्वालिटी जो होता है वो डिग्री ऑफ एक्सीलेंस होता है। क्या होता है गाइस? क्वालिटी इज अ डिग्री ऑफ एक्सीलेंस। अगर आपने अच्छी क्वालिटी दी है मतलब एक्सीलेंट प्रोडक्ट दे रहे हो, मतलब कस्टमर आपसे खुश होकर जाएगा। तो TQM इज अ मैनेजमेंट अप्रोच दैट ओरिजिनेटेड इन 1950s। कब आया था? 1950 में आया था, ठीक है, लेकिन वो बाद में पॉपुलर कब हुआ? 1980s में। ओरिजिनली कब इंट्रोड्यूस हुआ था? जापान में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब जापान की पूरी इकोनॉमी क्रैश हो गई थी, उनको अपनी इकोनॉमी रीबिल्ड करनी पड़ी थी। ASQC क्या बोलता है TQM को? अब ASQC क्या है? अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी कंट्रोल, अ मैनेजमेंट अप्रोच टू लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ASQC क्या बोलता है? एक ऐसी मैनेजमेंट अप्रोच जिसमें हम अभी तो खर्चा कर रहे हैं पर लॉन्ग रन में हमें कस्टमर सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि क्वालिटी ऐसे नहीं मिलती है, क्वालिटी में खर्चा लगता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। अब TQM हम क्यों करते हैं? देखो पहली बात तो सीनियर मैनेजमेंट कमिट कर देता है ना, सीनियर मैनेजमेंट कमिट करते हैं कि हम अच्छी क्वालिटी देंगे, कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना है, आपको अपनी डेवलपमेंट साइकिल कम करनी। डेवलपमेंट साइकिल कम करना मतलब कि कितने टाइम में आप कस्टमर तक पहुंचते हो और कितने टाइम में आप कस्टमर को सेटिस्फाई करते हो, उसका टाइम आपको कम करना है। जल्दी से जल्दी आपको अपने पास कस्टमर सेटिस्फाई करके रखना है। आपको मैन्युफैक्चरिंग फ्लो जो है वो थोड़ा स्मूथ करना है, इंप्रूव करनी है टीम्स को, प्रोडक्ट को और सर्विस की कॉस्ट, ओवरऑल कॉस्ट आपको कम करनी है, सिस्टम में इंप्रूवमेंट लाना है, लाइन मैनेजमेंट ओनरशिप लानी। लाइन मैनेजमेंट ओनरशिप मतलब क्या? कि मैनेजमेंट ने भले पैसा नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं कि मैनेजमेंट बिल्कुल ही कंपनी के बारे में नहीं सोचे। जितना ओनर्स कंपनी के बारे में सोचते हैं उतना ही मैनेजमेंट को भी सोचना है। तो इसके लिए TQM बहुत जरूरी है। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन वेरी इंपॉर्टेंट। एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन होता है TQM से, ठीक है। सबसे पहले एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करता है, पार्टिसिपेट करने के बाद उसको रिकॉग्नाइज करता है वो। बेंचमार्किंग भी TQM में होती है, जिसमें हम किसी की क्वालिटी को ही बेंचमार्क कर देते हैं, करेक्ट है कि नहीं। और हम अलग से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। हम क्या करते हैं गाइस? अलग से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें जो है हम किसमें करते हैं? TQM में, ठीक है। तो देखो अब TQM के प्रिंसिपल देख लो फटाफट से। ओके, जस्ट अ मिनट गाइस, जस्ट अ मिनट। Yes, people. Okay. चलो भाई, प्रिंसिपल्स ऑफ TQM। प्रिंसिपल्स ऑफ TQM क्या बोलता है? प्रिंसिपल्स ऑफ TQM बोलता है सबसे पहले हमें चाहिए मैनेजमेंट की कमिटमेंट। सबसे पहले हमें क्या चाहिए भाई? मैनेजमेंट की कमिटमेंट। मैनेजमेंट सबसे पहले तो प्लान करे कि हमें क्या करना है, क्वालिटी प्लान करे, फिर उसके बाद वो उसी चीज को डू करे। डू करना मतलब दे बेसिकली पार्टिसिपेट, दे बेसिकली मेक प्लान्स फॉर TQM, ठीक है।
उसके बाद वो चेक करे कि कंपनी कैसे काम कर रही है, एम्प्लॉयज कैसे काम कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली वो उसको रिवाइज करे, कम्युनिकेट करे, एक्ट करे। ठीक है, तो मैनेजमेंट क्या करेगा, मैनेजमेंट चार चीजें करेगा, पहले तो प्लान करेगा, then he'll do it, okay, then he will check, he will review it, and then accordingly he will act on it। अब एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट भी होता है टीक्यूएम में। कैसे होता है, एम्प्लॉय को ट्रेनिंग मिलती है, एम्प्लॉय का पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब सबसे ज्यादा एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट अगर एम्प्लॉय का होता है तो वो टीक्यूएम में होता है। ठीक है, एम्प्लॉय के साथ एक्सीलेंस टीम्स बनती है टीक्यूएम में, सबसे बेस्ट वाले एम्प्लॉयज की टीम्स बनेगी। ठीक है, और उसके बाद अकॉर्डिंगली उनका रिकॉग्निशन भी होता है, उनको रिवॉर्ड मिलता है, रिकॉग्निशन मिलता है। ठीक है, उसके बाद उसके बाद आता है फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग। फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग के अलग अलग टूल्स हैं बेसिकली, कि आप डिसीजन मेकिंग मतलब टीक्यूएम के अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, जैसे आपका होता है डीओई। डीओई क्या होता है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, आप लोग लिख सकते हो, द पेन इज नॉट वर्किंग। ठीक है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या बोलता है, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स बोलता है जिसमें आप अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स रखेंगे, अलग अलग तरह की क्वालिटी की, मतलब क्वालिटी 1, क्वालिटी 2, क्वालिटी 3, क्वालिटी 4, और अकॉर्डिंगली जो बेस्ट एक्सपेरिमेंट होगा, जो बेस्ट क्वालिटी होगी, हम उसको पिक करेंगे। ठीक है, एक तरीका ये होता है। एक होता है स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, जिसमें मीन मीडियन मोड को यूज करके हम क्या करते हैं, हम उसकी क्वालिटी को कंपेयर करते हैं, हम क्वालिटी मैनेज करते हैं। फिर एक होता है एफएमईए। एफएमईए क्या बोलता है, फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस। फेलियर मोड एंड इफेक्ट्स एनालिसिस क्या बोलता है गाइस, कि आपको यहाँ पर जो भी क्वालिटी फेल हो रही है, जहां पर भी हम फेल हो रहे हैं, उसी को आपको क्या करना है, उसी को आपको वापस एनालाइज करना है कि भाई फेल हुए तो क्यों हुए, कॉजेस क्या थे, और फिर उसके इफेक्ट्स क्या थे। तो इस तरह से आपको क्वालिटी को यहाँ पर कंपेयर करना है। फिर 7 स्टैटिस्टिकल टूल्स, बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं। ठीक है, जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन करते हैं, कोरिलेशन करते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टैटिस्टिकल टूल्स होते हैं क्वालिटी के लिए, तो वो भी हमें इसमें कैलकुलेट करना होता है। और जो फोर्ड है, फोर्ड कंपनी की फोर्ड 8D करके उनका एक बेसिकली टॉप्स, TOPS, टीम ओरिएंटेड प्रॉब्लम सॉल्विंग, टॉप्स करके उनका एक टूल आया था। ठीक है, जो क्या बोलता है, जो बताता है कि आप प्रॉब्लम जो सॉल्व करोगे वो टीम में मिलकर ही करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे। तो ये जो है, ये आप अकॉर्डिंगली फैक्ट्स निकालोगे, मतलब आप मेजरमेंट्स निकालोगे, आप फिगर्स निकालोगे, और अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लोगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल बोलता है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बोलता है सिस्टमैटिक मेजरमेंट एंड फोकस ऑन CONQ। CONQ क्या बोलता है, कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी। कॉस्ट ऑफ नॉन क्वालिटी मतलब क्या, अगर क्वालिटी नहीं दी तो कितनी कॉस्ट पड़ेगी, वो आपको मेजर करना जरूरी है। ठीक है, और अकॉर्डिंगली आप कंटिन्यूअसली इंप्रूव करोगे। आपको एक्सीलेंट टीम्स रखना जरूरी है, और मेजरली आपको सारे फंक्शंस को क्रॉस इंप्रूवमेंट करना है। मतलब क्या, साथ में मिलकर इंप्रूव करना है, अलग अलग इंप्रूव नहीं करना है, साथ में कोऑर्डिनेटेड वे में इंप्रूव करना है। ऐसा नहीं फाइनेंस ने क्वालिटी दिखा दी पर मैनेजमेंट ने नहीं दिखाई, मार्केटिंग ने नहीं दिखाई, सबको एक साथ मिलकर इंप्रूव करना है। क्लियर है सबको? सो दैट इज कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। ओके, एंड लास्ट प्रिंसिपल आपका होता है कस्टमर फोकस। कस्टमर फोकस प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आपको उसमें कस्टमर के हिसाब से करना है, आपको उनके साथ एक अच्छी पार्टनरशिप मेंटेन करनी है, आपको अपने अंदर के जो कस्टमर्स है ना, उनके साथ एक सबसे अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करके चलना है। ठीक है, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी फॉर द कस्टमर्स। नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, आपको अच्छे से अच्छी क्वालिटी उनको मेंटेन करके देनी है, और कस्टमर के जो स्टैंडर्ड्स है उन पर खड़ा उतरना है। तो ये जो गाइस हो गए, ये क्या हो गए, आपके प्रिंसिपल्स हो गए, किस चीज के, TQM के। देखो, वही कैरेक्टरिस्टिक्स है TQM की, वही बात बता रहा है। एम्प्लॉय का मेजर इन्वॉल्वमेंट होता है, कस्टमर पे पूरा फोकस रहता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करना होता है, प्रोसेस अप्रोच रहती है। मतलब क्या, यू ब्रेक द एंटायर प्रोसेस इन अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। आप पूरी प्रोसेस को सीरीज ऑफ स्टेप्स में, उसको छोटी छोटी स्टेप्स में डिवाइड कर देते हो, और हर स्टेप को आप एक एक धीरे धीरे करके उसको एनालाइज करते हो। फिर सिस्टम अप्रोच रखना है। सिस्टम अप्रोच मतलब आपको पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट करना है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कोरिलेट करना है, और सारे डिपार्टमेंट जो है, सारे डिपार्टमेंट जो है वो एक प्रोसेस पर, एक एक सिस्टम पर धीरे धीरे काम करेंगे। ठीक है, फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग करनी है, हम लोग ऊपर पढ़ ही चुके हैं कि अलग अलग कौन से डिसीजन होंगे जिसके बेसिस पे उनको करना है। और लास्ट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। सप्लायर्स के साथ आपको अच्छे बेनिफिशियल रिलेशनशिप मेंटेन करना है, जिससे आपको भी फायदा और उनको भी फायदा। अब फोर्ड ने TQM भी फॉलो किया था, फोर्ड ने TQM भी फॉलो किया था। देखो भाई, TQM हमने पढ़ लिया, W एडवर्ड्स डेमिंग लेकर आए थे। ठीक है, लेकिन फोर्ड को कहीं ना कहीं
1979 से 1982 में बहुत लॉसेस हुए, फिर 1986 में फोर्ड ने बहुत अच्छा पैसा कमाया, ठीक है। लेकिन उसके बाद उन्होंने क्वालिटी तो इंप्रूव की, काफी नाम कमाया, फिर भी उनको लगा कि उनकी जो डिलीवरी टाइम है वो काफी धीरे हो रहा है, उनका जो डिलीवरी टाइम है वो बहुत ढीले हो रहा है, ढीले और ढीले दोनों हो रहा है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब हम सिक्स सिग्मा करेंगे। क्या करेंगे? हम सिक्स सिग्मा करेंगे। तो टीक्यूएम करते करते जो फोर्ड है वो किस पे आ गया? सिक्स सिग्मा पर आ गया, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा जो है इट वाज पॉपुलराइज्ड बाय जॉन एफ वेल जूनियर ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक इन 1990s, ठीक है। 1990s में जनरल इलेक्ट्रिक के जो जॉन एफ वेल जूनियर है उसने काफी फेमस कर दिया था सिक्स सिग्मा को, और बोला कि अगर आपको अपनी एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, डिलीवरी टाइम, ये सब अगर आपको इंप्रूव करना है तो देन गो फॉर सिक्स सिग्मा। क्लियर है क्या? बहुत अच्छे से, यस। देखो अब सिक्स सिग्मा क्या होता है? सिक्स सिग्मा स्टैटिस्टिकल बेस्ड एक टूल होता है जो आपकी क्वालिटी को कंट्रोल करता है, आपकी डिलीवरी टाइम को कंट्रोल करता है और आपके प्रोजेक्ट के काम को थोड़ा सा जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके देता है। इट बेसिकली रिमूव्स द मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स, मतलब आपकी क्वालिटी को ऐसे इंप्रूव करता है कि पहली बात तो टाइम जो आपका टाइम होता है, जितने टाइम आप डिलीवर कर रहे हो वो कम कर देगा और आपकी डिफेक्ट्स को कम से कम करके देता है। ये सिक्स सिग्मा होता है। आ रहा है समझ में सबको? बहुत अच्छे से, पक्का, ठीक है। तो सिक्स सिग्मा बेसिकली क्या है? सिक्स सिग्मा सबसे पहले एक बिजनेस स्ट्रैटेजी है, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपनी रेवेन्यू बढ़ाते हैं, कॉस्ट को कम करते हैं और प्रोसेस को धीरे धीरे इंप्रूव करते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी होती है। उसके बाद सिक्स सिग्मा अपने आप में एक विजन है जिसमें हम एक डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं? डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट, मतलब उसमें कोई डिफेक्ट ही ना हो, कस्टमर 100% सेटिस्फाइड हो। सिक्स सिग्मा अपने आप में एक बेंचमार्क क्रिएट करता है। अब एक डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बना रहे हो ना, तो एक बेंचमार्क तो क्रिएट हो गया कि मैं हमें एक डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट बनाना है, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वांटिटी का प्रोडक्ट और विच इज डिलीवर्ड इन द अर्लीस्ट पॉसिबल मैनर। तो वो एक बेंचमार्क क्रिएट करता है। फॉर एग्जांपल, पहले डोमिनोज जो है वो 1 घंटे में पिज्जा डिलीवर करता था, फिर डोमिनोज ने 45 मिनट्स कर दिया, अब डोमिनोज ने 30 मिनट्स कर दिया। तो ये क्या कर रहा है? अपना डिलीवरी टाइम साइकिल कम कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? अपने आप में सिक्स सिग्मा हो गया। सिक्स सिग्मा क्या करता है? एक गोल क्रिएट करता है, ठीक है, गोल क्रिएट करता है, उसको अचीव करने में हेल्प करता है, एक स्ट्रैटेजी बनाता है, अचीव करने में हेल्प करता है। सिक्स सिग्मा अपने आप में एक स्टैटिस्टिकल मेजर्स, एक स्टैट्स होता है जिसमें हम कंपेयर करते हैं कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री बना सकते हैं। मतलब ये क्वांटिटेटिव टेक्निक है, ऐसा नहीं सब हवा में बातें कर रहे हैं और इमोशनली बातें कर रहे हैं, हाँ यार क्वालिटी इंप्रूव हो गई, नहीं, कंपेयर करने की टेक्निक है इसमें, ठीक है। उसके बाद से रोबस्ट टेक्नोलॉजी। रोबस्ट टेक्नोलॉजी मतलब क्या? मतलब ये अगर आपने इसको देखो, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो जिसका सर्टिफिकेशन कोर्स होता है, मतलब ये वेल एक्सेप्टेड टेक्नोलॉजी है। सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन का एक कोर्स होता है जो आप लोग भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन कर लिया तो इसकी अलग जॉब होती है, इसकी एक अलग प्लेसमेंट होती है, इसका एक अलग काम होता है, ठीक है। आ गया समझ में? बहुत अच्छे से। अब देखो सिक्स सिग्मा काम कैसे करता है। दो सिचुएशन है, अगर आपका प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है बट वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप डीमेक टेक्नोलॉजी यूज करोगे। कौन सी करोगे? डीमेक। अगर आपका प्रोडक्ट है तो सही बट वो ढंग से काम नहीं कर रहा है तो आप क्या यूज करोगे? डीमेक, DMAIC। डीमेक क्या बोलता है? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। क्या बोलता है गाइस? डिफाइन, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। मतलब आप सबसे पहले डिफाइन करो वॉइस ऑफ कस्टमर। कस्टमर कहां पर डिससैटिस्फाइड है, प्रॉब्लम है ना कहीं पर, तो वॉइस ऑफ कस्टमर डिससैटिस्फाइड, आइडेंटिफाई करो, डिफाइन करो, ठीक है। डिफाइन करने के बाद मेजर करो। मेजर क्या करेंगे हम यहाँ पर? मेजर करेंगे कि ऐसे कहां पर गड़बड़ है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण हमारा कस्टमर डिससैटिस्फाइड है। फिर एनालाइज करो कि हम कहां गलत हैं, कहां पहुंचना था और हम कहां पर है, मतलब कस्टमर के हिसाब से हमें कहां पहुंचना था, कस्टमर के हिसाब से हमारा स्टैंडर्ड क्या था और हम कहां पर है वो आप एनालाइज करोगे, अकॉर्डिंगली आप इंप्रूव करोगे और फ्यूचर परफॉर्मेंस को आप कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले डिफाइन करना है प्रॉब्लम, फिर मेजर करना है प्रॉब्लम कितनी बड़ी है, कहां गड़बड़ है, कौन से फैक्टर से, आप उसको एनालाइज करो, फिर आप उसको क्या करोगे? आप उसको इंप्रूव करोगे, हम अपने गलती को सुधारोगे और लास्ट में आप क्या करोगे? लास्ट में आप क्या करोगे? फ्यूचर परफॉर्मेंस को कंट्रोल करोगे। अब यहीं पर अगर बाय चांस
आपको नया ही कुछ डिजाइन क्रिएट करना है तो फिर आप डीएफएसएस करते हो। डीएफएसएस के लिए डीएफएसएस इज व्हाट, डिजाइन फॉर सिक्स सिग्मा। मतलब आप अप्रोच ही नहीं, पूरा प्रोडक्ट ही नया, प्रोसेस ही नया डिजाइन करते हो। इसमें आप अप्रोच क्या होती है आपकी, आईडीओवी। आईडीओवी क्या है, आइडेंटिफाइड, डिजाइन, ऑप्टिमाइज, वैलिडेट। आईडीओवी क्या बोलता है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपकी गोल्स क्या है, अकॉर्डिंगली आप एक अच्छी अपने जो सोल्यूशन है और प्रॉब्लम को आप डिजाइन करो, अपनी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज करो कि आप कहां पहुंचना चाहते हो, कि भाई आपको कितना डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट चाहिए वो आप ऑप्टिमाइज करो, और अपने जो डिजाइन है उसको वैलिडेट करो। वैलिडेट कैसे करोगे, आप उसको वैलिडेट करोगे कस्टमर से, मतलब आप कोई कस्टमर से टेस्ट करवाओ। जैसे कोई कंपनी फोन बनाती है ना, तो सबसे पहले अपने एम्प्लॉइज को देती है, तो दैट इज वैलिडेशन, चेक करवाना। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि आपको क्या क्या करना है, फिर डिजाइन करो, प्रॉब्लम और सोल्यूशन डिजाइन करो, फिर उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज करो, उसमें एडजस्टमेंट्स करो थोड़े बहुत छोटे मोटे, एंड लास्ट में उसको वैलिडेट करवाओ, कस्टमर को देने से पहले किसी और से वैलिडेट करवाओ। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, पक्का। अब देखो सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन जो होता है वो अलग अलग लेवल्स होते हैं सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेशन के। सबसे पहले होता है चैंपियन। चैंपियन सबसे बेसिक होता है, जिसको सिर्फ और सिर्फ क्या आती है, जिसको सिर्फ और सिर्फ थ्योरी आती है, उसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना भी नहीं आता है। तो तुम लोगों को थोड़ी बहुत थ्योरी आ जाएगी तो तुम चैंपियन बन जाओगे। चैंपियन की एग्जाम होती है, खुद को चैंपियन मत समझो, एग्जाम होती है चैंपियन की, ठीक है। येलो बेल्ट कौन होता है, येलो बेल्ट वो होता है जिसने ग्रीन बेल्ट की एग्जाम पास कर ली है। येलो बेल्ट कौन होता है, जिसने ग्रीन बेल्ट की एग्जाम पास कर ली है बट हैज नॉट येट सिक्स सिग्मा कंप्लीटेड अ सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट। उसने अभी तक कोई सिक्स सिग्मा प्रोजेक्ट खुद से कंप्लीट इंडिविजुअली नहीं किया है, इंडिपेंडेंटली उसने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, उसको सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग है डीमेक टेक्नोलॉजी। किसकी अंडरस्टैंडिंग है गाइस, डीमेक टेक्नोलॉजी की, ठीक है। अब ग्रीन बेल्ट कौन होता है, ग्रीन बेल्ट वो होता है जो ऐसा इंडिविजुअल होता है जो या तो पार्ट टाइम पर काम कर रहा है, या फिर एज ए टीम मेंबर फॉर कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स और एज ए प्रोजेक्ट लीडर फॉर सिंपल प्रोजेक्ट्स। या तो सिंपल प्रोजेक्ट का प्रोजेक्ट लीडर है, या फिर वो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स का टीम मेंबर है। कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का टीम लीडर नहीं है, कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का टीम मेंबर है, या फिर सिंपल प्रोजेक्ट्स का टीम लीडर है, और वो एक प्रोजेक्ट देकर प्रोजेक्ट जो है वो खुद से कंप्लीट कर चुका है, तो वो क्या हो जाएगा गाइस, ग्रीन बेल्ट हो जाएगा। ये वर्क फोर्सेस होते हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं, किसमें, सिक्स सिग्मा में काम करते हैं। फिर ब्लैक बेल्ट कौन होता है, जिसने कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। ये काफी अच्छा जो होता है, ये काफी अच्छा होता है, इसमें ये क्या करता है, बाकी टीम मेंबर्स को, ये लीडर होता है तो ये बाकी टीम मेंबर्स को क्या करता है, गाइड करता है, उनको लीड करता है, स्पेशली ग्रीन और येलो बेल्ट मेंबर्स को गाइड और लीड करता है। मास्टर ब्लैक बेल्ट कौन होता है, मास्टर ब्लैक बेल्ट मतलब बिल्कुल ही गुरु हो गए, मतलब जो बिल्कुल मेजर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आती है ना तब मास्टर ब्लैक बेल्ट आएगा, वरना वो रिटायरमेंट एज पर है। वो कभी कभी छोटी मोटी ट्रेनिंग दे दे, आकर कोई स्पीच दे दे, कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दे, बस ये मतलब एक तरह का मेंटोर होता है ये ब्लैक बेल्ट्स के लिए और येलो और ग्रीन बेल्ट्स के लिए, बस उसके अलावा मास्टर ब्लैक बेल्ट कुछ नहीं करता। क्लियर है सबको, यस, बहुत अच्छे से। चलो अब बीपीआर और सिक्स सिग्मा में हम डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से। देखो बीपीआर और सिक्स सिग्मा, बीपीआर और सिक्स सिग्मा में जनरल टेंडेंसी, बीपीआर की जनरल टेंडेंसी क्या है, आप बेसिक से बेस से रीडिजाइन करते हो, आप सब कुछ बिल्कुल बेस से चेंज करते हो, तो दैट इज रैडिकल रीडिजाइन। बिल्कुल बेस से सब कुछ इंप्रूवमेंट लाना वो बीपीआर में होता है। सिक्स सिग्मा में आप बस चीजों को थोड़ा अलाइन करते हो, मतलब जो चीज ऐसे 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 ट्रैक से उतर रही थी ना उसको वापस ट्रैक पर लेकर आके मेंटेन करते हो, ठीक है। बिजनेस ड्राइवर्स, बीपीआर में बिजनेस ड्राइवर्स क्या है, मतलब बीपीआर हम क्यों करते हैं, अगर रिसेशन आ गया, मार्केट की नीड बदल चुकी है, कंपनी कुछ कमा नहीं पा रही है तो हम बीपीआर करेंगे। सिक्स सिग्मा क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अगर कोई फॉर एग्जांपल सर्विस बंडलिंग एंड इंटरनेट का मतलब क्या है, अगर जैसे सर्विस बंडलिंग इंटरनेट का मतलब होता है जब हमें कोई कॉम्बिनेशन पैकेजेस देने हैं, फॉर एग्जाम्पल हमें एक प्रोडक्ट के साथ एक प्रोडक्ट फ्री देना है, या हमें इंटरनेट की मदद से हमें कोई पर्टिकुलर पैकेज प्रोवाइड करना है, तो उन सब केसेस में हम सिक्स सिग्मा यूज करते हैं। तो सिक्स सिग्मा कब ट्रिगर होता है, कब यूज करने की जरूरत पड़ती है, जब हमें कोई प्रोडक्ट को डिफेक्ट फ्री देना है, या फिर हमें कोई कॉम्बिनेशन देना है कि इसके साथ ये फ्री। आ रहा है समझ में। गोल्स, बीपीआर का गोल क्या होता है, स्ट्रीमलाइनिंग। स्ट्रीमलाइन करना मतलब क्या, कोई नई चीज लेकर आना। जैसे अमेज़न पर कोई मूवी सडनली लगती तो वो हम क्या बोलते हैं, स्ट्रीमलाइनिंग टुडे, मतलब आज से ही स्ट्रीमलाइन हो रही, मतलब कोई नई चीज लाना प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। सिक्स सिग्मा में सिर्फ प्रोसेस को अलाइन करना होता है, छोटा मोटा अलाइनमेंट करना होता है, मतलब जो आउट ऑफ द ट्रैक जा रही थी उसको ट्रैक पर लाना है।
उसके बाद इसमें टूल्स क्या होता है, प्रोसेस मैपिंग होती है। प्रोसेस मैपिंग करना मतलब क्या, मतलब कि हमारी प्रोसेस को हम कैसे, नई की नई प्रोसेस को हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन में फिट करें और उसके बेसिस पे हम नई चीजें प्रोड्यूस करें, दैट इज प्रोसेस मैपिंग। मतलब हम क्या करते हैं, हम कंप्लीटली नई प्रोसेस लेकर आते हैं, न्यू प्रोसेस लेकर आते हैं, किसमें, बीपीआर में। सिक्स सिग्मा में तो हम बेसिक सिर्फ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, छोटे मोटे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं और अकॉर्डिंगली हम उसके डिफेक्ट्स को कम करते हैं। मेथड क्या है, प्रोसेस फंडामेंटल्स, बेस चेंज कर दो, बेस बदल दो पूरा। इसका मेथड क्या है, प्रायोरिटाइज ऑन COPQ, दैट इज कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी एंड कैपेबिलिटी। आपको कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी पे फोकस करना है, क्योंकि अगर हमने पुअर क्वालिटी दी तो हमें कहां तक झेलना पड़ेगा, हमारी कहां तक बैंड बजेगी। मतलब अगर हमने खराब क्वालिटी दी तो हमें कितना सहन करना पड़ेगा। उसके बाद इसका टॉप डाउन अप्रोच होता है, ऊपर से नीचे तक सब चेंज हो जाता है बीपीआर में। सिक्स सिग्मा में तो ऊपर से डिसीजन बनता है, सिक्स सिग्मा का डिसीजन ऊपर लिया जाता है, मिडिल लेवल उसको एग्जीक्यूट करती है और जो बॉटम लेवल है उसको इंप्लीमेंट करता है। मतलब पूरा चेंजेस नहीं होता है टॉप टू बॉटम, धीरे 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 स्टेज वाइज चेंज होता है, ठीक है। उसके बाद बीपीआर जो है हमें बाहर के बंदे से करवाना है, आप अंदर के बंदे से बीपीआर नहीं करवा सकते हो, लेकिन सिक्स सिग्मा जो है वो आप अंदर के किसी बंदे से करवा सकते हो जिसके पास सिक्स सिग्मा सर्टिफिकेट हो। उसके बाद बीपीआर का जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होता है वो आपको शॉर्ट टर्म में मिलता है और मीडियम टर्म में मिलता है, बट धीरे धीरे जैसे कंपनी आपकी नॉर्मल प्रोसेस में आ जाती है, नॉर्मल लाइफ में आ जाती है, तो इसका बीपीआर का इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। लेकिन सिक्स सिग्मा का जो इम्पैक्ट है वो लॉन्ग रन तक रहता है। सिक्स सिग्मा का इम्पैक्ट लॉन्ग रन तक रहता है, मतलब आज भी फायदा मिलेगा, मीडियम वे में भी फायदा मिलेगा, मतलब 4-5 साल भी फायदा मिलेगा और 15 साल भी फायदा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद टेक्नोलॉजी तो दोनों में ही यूज होती है, तो दोनों में ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। और बीपीआर का जो रिस्क रिटर्न है वो कैसा है, रिस्क तो काफी हाई होती है, रिटर्न जो है वो हाई लो कुछ भी हो सकता है, रिटर्न हाई लो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें रिस्क मीडियम रहती है, पर सिक्स सिग्मा अगर आपने अप्लाई कर दिया ना तो फायदा हमेशा हाई ही होगा। रिस्क मीडियम रहती है लेकिन फायदा हमेशा हाई होगा। आ रहा है समझ में सबको, बहुत अच्छे से, पक्का है क्या, यस, डन है। चलो अब हम आते हैं अमेंडमेंट्स पर गाइस। अमेंडमेंट्स बेसिकली क्या बोलते हैं, अब सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट से ध्यान से सुनना। देखो सिक्स सिग्मा अमेंडमेंट जो है वो सिक्स सिग्मा जो है वो फोर्ड कंपनी ने भी यूज किया था। सिक्स सिग्मा फोर्ड कंपनी क्या बोलती है, सिंपल सी बात है, जो हम लोग ये ऊपर पढ़ भी चुके हैं वैसे तो, जो आपका फोर्ड कंपनी, उसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, क्वालिटी इज जॉब वन। क्वालिटी इज जॉब वन मतलब क्या, मतलब कि सबसे पहली जॉब क्या, आपको क्वालिटी चाहिए, और वो हम किससे कर पाएंगे, जब हम डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट लाएंगे, मतलब हम सिक्स सिग्मा लेकर आएंगे। क्लियर है सबको, ठीक है। तो क्रेडिट ऑफ सच इंप्रूवमेंट वाज अवॉर्डेड टू क्वालिटी इनिशिएटिव्स टेकन बाय फोर्ड इन 1999, significant among which was the Six Sigma techniques such as data driven problem solving process to devise solution like solutions to waste issues। मतलब सिक्स सिग्मा में वेस्ट को कैसे मैनेज करना है, आपको कंट्रोल कैसे करनी, सारी चीजें सब कुछ आ जाती है। तो वो सब जो है वो फोर्ड ने क्या किया, उसमें सिक्स सिग्मा में अडॉप्ट किया। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, पक्का। तो कंज्यूमर ड्रिवन सिक्स सिग्मा फोर्ड ने अडॉप्ट किया था। अब सिक्स सिग्मा को अडॉप्ट करने का रीजन क्या क्या था, कॉस्ट को रिड्यूस करना, क्वालिटी इंप्रूव करना, कस्टमर सेटिस्फाई करना, और जो लोअर सॉल्वेंट कंजम्पशन टू लोअर द एनवायरमेंटल इंपैक्ट। मतलब आपको ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिससे एनवायरमेंट पे कम इंपैक्ट पड़े। ये चार मेजर प्रॉब्लम्स थी जिसके कारण उन्होंने सिक्स सिग्मा अडॉप्ट किया, ठीक है। लेकिन सिक्स सिग्मा अडॉप्ट करते टाइम पे तीन मेजर प्रॉब्लम्स आई। सबसे पहले एम्प्लॉय से कमिटमेंट नहीं मिल रहा था, रिसोर्सेज कम पड़ रहे थे, टाइम, मनी, एफर्ट्स, प्रोडक्टिविटी, और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरा उस टाइम पर होल्ड पर करना पड़ रहा था, ठीक है। मतलब जो आपकी बेसिक जो डेली लाइफ चल रही थी उसको आपको होल्ड करके सिक्स सिग्मा पर फोकस करना पड़ रहा था, तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। लेकिन इंप्रूवमेंट क्या हुई, सबसे पहले तो एलिमिनेशन ऑफ 2.9 बिलियन डॉलर्स ऑफ वेस्टेज। मतलब 2.9 बिलियन डॉलर्स का जो उनका वेस्टेज हुआ करता था वो सबसे पहले कम हो गया, ठीक है। उसके बाद उनका ऑपरेशंस जो है वो काफी इंप्रूव हो गए, सेविंग्स काफी बढ़ गई उनकी, और कस्टमर सेटिस्फैक्शन 5% से उनका बढ़ गया। ये क्या हुआ, उनको फायदा, उनको काफी ज्यादा फायदा हुआ। क्लियर है, यस, बढ़ेंगे आगे। चलो अब हम आते हैं ERP पर, दैट इज एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या बोलता है,
ERP, enterprise resource planning, is nothing but a software to integrate the main functional areas of an organization business into a unified system. ठीक है, देखो बेसिकली क्या होता है ना, आपको चाहिए एक कॉमन डेटाबेस। आपको क्या चाहिए? कॉमन डेटाबेस, जिससे आप पूरी सप्लाई चेन को मैनेज कर सको। पूरी सप्लाई चेन को, मतलब अगर मेरी फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकला है तो अभी कौन से वेयरहाउस में है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर को कब पहुंचा, उसके बाद कौन से वेयरहाउस में, फिर वो होलसेलर को कब पहुंचा, उसके बाद कौन से वेयरहाउस में, फिर वो रिटेलर को कब पहुंचा, उसके बाद कौन से वेयरहाउस में, यहां तक की पूरी पूरी कहानी मेरे पास होनी चाहिए। दैट इज नथिंग बट ERP। जैसे मैं Amazon पे ऑर्डर प्लेस करती हूँ, तो Amazon जो है वो ऑर्डर सेलर को प्लेस करता है। Amazon नहीं बेच रहा है मुझे, सेलर बेच रहा है। Amazon तो प्लेटफॉर्म है, तो Amazon जो है वो सेलर को ऑर्डर प्लेस करेगा। तो सेलर Amazon को, जब तक सेलर से प्रोडक्ट मेरे पास ना आ जाए तब तक Amazon को पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि अभी तक सेलर से प्रोडक्ट निकल के मेरे पास कहाँ आया। आ रहा है समझ में सबको? सो दैट इज नथिंग बट व्हाट? ERP। इसमें हम क्या करते हैं? इट इंक्लूड्स कोर कंपोनेंट्स ऑफन कॉल्ड मॉड्यूल्स। इसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं जिसको हम मॉड्यूल्स बोलते हैं, जो किस पे फोकस करते हैं? फाइनेंस पर, अकाउंटिंग पर, HR पर, प्रोडक्शन पर, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट, मतलब हर चीज पे। प्रोडक्शन हो गया, मटेरियल मैनेजमेंट हो गया, कस्टमर रिलेशनशिप, आफ्टर सेल सर्विस, हर चीज पर मैनेज करते हैं छोटे 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 मॉड्यूल्स। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशंस चूज which core modules to use based on which are most important to their particular business। मतलब यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा? What primarily distinguishes ERP software from standalone targeted software, which many vendors and industry analysts refers to as best breed solution, is a common central database from which the various software modules access information। तो आपको क्या करना है? ERP में, ERP का एक सॉफ्टवेयर बनता है, कॉमन सॉफ्टवेयर बनता है, जिसपे आप क्या करते हो? आप पूरी इंफॉर्मेशन उस पर इनपुट कर देते हो कि भाई आपका पूरा डेटा, कि अभी प्रोडक्ट कहाँ है, अभी कहाँ पहुंचा, कस्टमर ने पेमेंट आया कि नहीं आया, प्रोडक्ट उसको डिलीवर हुआ कि नहीं हुआ, कितने दिन में डिलीवर हुआ, उसकी क्या कंप्लेंट्स है, तो वो सारी चीजें ERP पे आती है। इनफैक्ट अगर मैं उनसे कंप्लेंट भी कर रही हूँ ना, कंप्लेंट रेज भी कर रही हूँ, तो वो भी ERP पर जाएगी। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? यस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? इसमें okay, ERP implementation options include on premises, cloud, and a mix of two called hybrid, such as platform as a service। platform as a service को हम बोलते हैं PaaS, and infrastructure as a service, मतलब जिसको हम बोलते हैं IaaS, infrastructure as a service। ठीक है? So although ERP has historically been associated with expensive monolithic end-to-end implementation, cloud versions now enable easier deployment with SMBs and small and medium business enterprises are taking advantage in great numbers। देखो अब ERP implementation में क्या करते हो आप एक क्लाउड क्रिएट करते हो। जैसे गूगल का, जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल फोटोज लिए और गूगल पे अपलोड कर दिए, तो एक क्लाउड में फोटोज जा रहे हैं, एक ऊपर एक इमेजिन करो वर्चुअल शेल्फ बना हुआ है जहां पर सारे फोटोज जा रहे हैं। ठीक है? तो वैसे ERP में भी ऐसा क्लाउड क्रिएट होता है। ठीक है? क्लाउड क्रिएट होता है जहां पर सारी इंफॉर्मेशन ऐड होती जाती है। ठीक है? अब उस केस में वो दो सर्विस यूज करते हैं, एक तो प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस और एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विस। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस मतलब जो एक्चुअल आपके पास कंप्यूटर हो रहा है, कंप्यूटर यूज हो रहा है जिसपे आप पूरा डेटा इनपुट कर रहे हो, दैट इज द प्लेटफॉर्म, है ना। और एक होता है इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो पूरा क्लाउड क्रिएट हुआ है ना ऊपर, जहां पे वो इंफॉर्मेशन जाती जा रही है। तो प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में जाती है। प्लेटफॉर्म जो आप कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन डाल रहे हो, वहां से इंफॉर्मेशन किसके पास जा रही है? ऊपर आपके क्लाउड में जाती है, किसमें? ERP सॉफ्टवेयर के थ्रू। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? यस। सो some ERP system also offer next generation capabilities। कुछ ERP सिस्टम तो और दूसरी नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे इंडस्ट्री 4.0 हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया। जैसे अगर आपने स्विगी पे आपने कभी कंप्लेंट रेज की है कि आपको खाना अच्छा नहीं आया है, तो वहां पर एक रोबोटिक जैसा इंसान आपसे बात करना चालू कर देगा, आपको रिस्पॉन्ड करना चालू कर देगा। या फिर एलेक्सा हो गया, तो एलेक्सा आपसे बात कर लेता है, एलेक्सा आपको जवाब देता है। तो ये सब क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। तो ये सब कुछ जो है ये ERP जो है वो प्रोवाइड करता है, बट एडवांस्ड ERP सॉफ्टवेयर ये प्रोवाइड करता है। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का?
ठीक है, अब देखो इसके हिस्ट्री, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज देख लो, बहुत सिंपल है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट आया था एमआरपी का, दैट इज मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का, कि मटेरियल्स को हम कैसे मैनेज करें, कि कस्टमर तक जब तक वो पहुंच रहा है तब तक हम उसको कैसे मैनेज करें, वो होता है मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, लेकिन उसके बाद आईबीएम जो कंपनी, उसका इंजीनियर है जोसेफ ऑर्लिकी करके जो है, वो आपका कहीं ना कहीं वो आपका क्या कर रहा है, वो आपका ये जो एमआरपी का कॉन्सेप्ट है, एमआरपी के कॉन्सेप्ट के बाद वो एक एमआरपी 2 करके कॉन्सेप्ट लेकर आया। एमआरपी 2 कॉन्सेप्ट जो है वो एडवांस वर्जन था मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग का। मतलब कि पहले तो आप मटेरियल की प्लानिंग करोगे कि मटेरियल हमको कितना चाहिए, हमारे पास कितना मटेरियल आ रहा है, फिर वो कितना यूज हो रहा है, फिर वो कितना प्रोडक्शन में जा रहा है, फिर कितना वेस्ट हो रहा है, ये सारी चीजें पहले यूज होती थी, ये सारी चीजें पहले इसकी जरूरत होती थी। अब उसके बाद है एमआरपी 2, एडवांस मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग। उसके बाद हमने सोचा कि अरे सिर्फ मटेरियल की नहीं, हमें तो पूरे सप्लाई चेन मैनेजमेंट की ही प्लानिंग करनी है। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की प्लानिंग के बाद कॉन्सेप्ट आया था किसका, ERP का। सो ERP was nothing but an extension of MRP 2. क्लियर है सबको? तो हाउ ERP वर्क्स, ERP is nothing but a centralized database which collects entire information and stores them on table। मतलब वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमने IaaS पढ़ा ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो आपको क्लाउड है, ऊपर एक शेल्फ बना है, वर्चुअल शेल्फ, उस पे वो इंफॉर्मेशन डालता जा रहा है। हैविंग डेटा स्टोर्ड सेंट्रली, भाई मेरा जो नंबर है वो डोमिनोज इंदौर में मैंने डाला था, वो नंबर पुणे के पास भी है, वो नंबर बॉम्बे डोमिनोज के पास भी, वो नंबर दिल्ली डोमिनोज के पास भी। कैसे? ERP के कारण। Okay, so having data stored centrally allows such as firm, finance, sales and other department to quickly access all the information। तो आपको एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेनी नहीं है, डेटाबेस पर इंफॉर्मेशन है, आप वहां से उठा। सेंट्रलाइज डेटाबेस, दैट्स इट, कॉमन MIS, दैट्स इट। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। अब देखो ERP के फायदे क्या है, कॉस्ट बचाता है, एफिशिएंसी बनाता है। ठीक है, अब बिजनेस प्रोसेस प्लेटफॉर्म एक ऐसे स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देता है जहां से आप पूरी इंफॉर्मेशन ले भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। ठीक है, उसके बाद इनोवेशन का कैटलिस्ट है। क्या है गाइस? इनोवेशन का कैटलिस्ट है। उसके बाद बूस्ट एफिशिएंसी फॉर ऑटोमेटिंग डेटा कलेक्शन। बूस्ट एफिशिएंसी फॉर ऑटोमेटिंग डेटा कलेक्शन क्या बोलता है कि आपको आपका डेटा कलेक्शन ऑटोमेटिक हो चुका है ना। मतलब मैंने जैसे ही मेरा इंफॉर्मेशन आया, मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की हूँ, मैंने इंफॉर्मेशन फटाफट से MIS पर डाल दिया, ERP पर डाल दिया, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने उसमें से निकाल दिया। मतलब क्या हम दोनों को कॉन्टैक्ट करने की जरूरत पड़ी? नहीं, सारी इंफॉर्मेशन उसी MIS पर है। बिजनेस ग्रोथ में हेल्प करता है, रिस्क कम कर देता है, कंप्लायंस में हेल्प करता है ना, जिससे कंप्लायंस डैशबोर्ड होता है ना, वैसे कंप्लायंस में हेल्प करता है। उसके बाद कस्टमर सर्विस, कस्टमर को हम ज्यादा अच्छी तरह बेटर सर्विस दे पाता है। ठीक है, कस्टमर कंप्लेंट भी अगर होगी ना तो वो भी ERP पर ही जाएगी। ठीक है, और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हेल्प करता है, जो मैं आपको पहले स्टार्टिंग से ही बता रही हूँ। अब ERP के फायदे क्या है? पहली बात तो भयंकर कॉस्ट, सबसे पहली चीज क्या है? भयंकर सारी कॉस्ट। इंप्लीमेंटेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। क्या डिफिकल्ट हो जाता है गाइस? इंप्लीमेंटेशन। मैनेजमेंट को काफी चेंज होना पड़ता है, जो मैनेजमेंट होता नहीं, मैनेजमेंट अरियल हो जाता है। आपको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से वो सॉफ्टवेयर रन करना आना चाहिए, जो लोगों को नहीं आता है, और फिर लोग उसमें फेल हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपको बेटर मैनेजमेंट चाहिए होता है, बेटर कंट्रोल चाहिए होता है ERP पर, जो बेटर कंट्रोल आप नहीं कर पाते हो, और आप फिजिकल कंट्रोल तो लूज करते हो क्योंकि अब ERP आ चुका है, और आप ERP पर भी कंट्रोल लूज कर देते हो। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से। तो इसके नुकसान भी है। अब इंडस्ट्री 4.0 एक नया कॉन्सेप्ट आया, जो क्या बोलता है? इंडस्ट्री 4.0 मैकिंसी एक और कॉन्सेप्ट लाया था, जो बोलता है डिजिटाइजेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स विच एम्बेडेड सेंसर्स इन वर्चुअली ऑल प्रोडक्ट्स। मतलब आप वो बारकोड रीडिंग जो कॉन्सेप्ट है, बारकोड होता है कि नहीं, आप जाओ डीमार्ट में खरीदने, आपके प्रोडक्ट के पीछे बारकोड लगा है, वो बारकोड को सेंस करते हैं वर्चुअली, और फिर वो प्रोडक्ट की डिटेल उनकी स्क्रीन पे आ जाती है। ये क्या है? इंडस्ट्री 4.0। ये क्या है गाइस? तो वो लिखित में वो पूरा लिख नहीं रहे, अच्छा ये एक पीनट बटर, ये एक नटेला, ये एक ब्रेड, ऐसे वो लोग मैन्युअली लिख नहीं रहे, वो बारकोड रीड कर रहे हैं और सीधे प्रोडक्ट की डिटेल्स उनके एक्सेल शीट में आ गई। तो ये क्या हो जाता है? इंडस्ट्री 4.0। क्लियर है सबको? बहुत अच्छे से, पक्का? यस। तो बेसिकली इट इज ड्रिवन बाय 4 क्लस्टर्स ऑफ डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज। इसमें 4
बेसिकली 4 टेक्नोलॉजी यूज होती है, इसमें 4 टेक्नोलॉजी यूज होती है। सबसे पहला डेटा कंप्यूटेशनल पावर एंड कनेक्टिविटी, दैट इज लो पावर वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, मतलब कि जैसे आप डेटा, आप ऐसा कंप्यूटेशनल नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो कि हर प्रोडक्ट के पीछे बारकोड लगा है, हर प्रोडक्ट को सेंसर के थ्रू वर्चुअली आप सेंस कर सकते हो। यू डोंट हैव टू राइट एंड नोट डाउन एवरी प्रोडक्ट, यू कैन जस्ट थ्रू इंटरनेट एंड थ्रू सेंसर आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको सेंस कर सकते हो। एनालिटिकल्स एंड इंटेलिजेंस, एनालिटिक्स एंड इंटेलिजेंस क्या होता है, कभी कभी बारकोड रीड भी नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा फटा हुआ होता है। तो ये एनालिटिक्स और इंटेलिजेंस के कारण आप ये वर्चुअली बारकोड रीडर में कभी कभी वो जो एरर होता है, डिफेक्ट होता है, वो भी रीड कर लेता है। अगर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिल्ड नहीं होता है और मैं बाहर निकलूंगी तो गेट पर क्या बच जाएगा, सेंसर बच जाएगा। तो ये भी किसके कारण होता है, इंडस्ट्री 4.0। ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन हो रहा है भाई साहब, सिंपल सी बात है। ह्यूमन जो है, ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं कर रहा है कि वो आदमी खुद नोट डाउन कर रहा है, नहीं, मशीन के थ्रू वो ह्यूमन जो है वो इंफॉर्मेशन निकाल रहा है। तो ह्यूमन मशीन इंटरेक्शन होता है और डिजिटल टू फिजिकल कन्वर्जन हो गया, है ना। मतलब आप उसको जो चीज फिजिकल था उसको आप डिजिटल में कन्वर्ट कर रहे हो और फिर उसके बाद वापस से उसको फिजिकल में कन्वर्ट कर रहे हो। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से, पक्का। सो इंडस्ट्री 4.0 influences critical application. The digital transformation is extensive, but it will come at a slower pace than the digital disruption of the internet. Because of the long investment cycle, companies are often conservative in deciding on how to address fundamental disruption. देखो सिंपल सी बात है, इसमें थोड़ा सेफ्टी इश्यूज होते हैं, इसमें थोड़े से ऐसा गड़बड़ होता है कि कभी कभी बारकोड रीड नहीं कर रहा है, बारकोड रीड कर लेता है बट आपका प्रोडक्ट बिल नहीं होता है, बिल नहीं होता है तो टोटल ऐड नहीं होगा और कंपनी को नुकसान होगा। तो कहीं ना कहीं इसमें और इंप्रूवमेंट, इस टेक्नोलॉजी में और इंप्रूवमेंट की जरूरत है, इसीलिए लोग अभी भी इसको यूज नहीं कर रहे हैं। मतलब डीमार्ट, वॉलमार्ट, रिलायंस फ्रेश ऐसी जगह पर ये मेजरली होता है, इसके अलावा और कहीं नहीं होता है। होता है क्या, तुमने कोई नॉर्मल दुकानों पर देखा है क्यों बारकोड रीड कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, बिल भी नहीं देते हैं वो लोग। आ रहा है समझ में, तो इसीलिए लोग ये पर्टिकुलर 4.0 यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए इंडस्ट्री 4.0 इट मस्ट इंक्लूड इंटरऑपरेबिलिटी। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या, कि मशीन को आदमी को मशीन से कनेक्ट होना आना चाहिए, आदमी को समझना चाहिए कि मशीन कैसी है, ये कैसे काम कर रही है। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी। इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी क्या बोलता है, इंफॉर्मेशन ट्रांसपेरेंसी बोलता है हैविंग सिस्टम दैट क्रिएट अ वर्चुअल कॉपी ऑफ फिजिकल थिंग्स थ्रू सेंसर डेटा इन ऑर्डर टू पुट ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब सेंसर डेटा के कारण पूरा डेटा वर्चुअली अपलोडेड है, अब आपके पास सारी चीजें वर्चुअल फॉर्म में, आप कुछ भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, तो सारी चीजें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है। मतलब दिख रहा है भाई इतनी क्वांटिटी, इतने गुड्स है, मतलब इतना अमाउंट है, कोई भी गड़बड़, जीरो लगाने की गड़बड़ भी नहीं हो सकती है। टेक्निकल असिस्टेंस, देखो इसमें आपको जरूरत क्या है, सबसे पहले टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत है। मतलब बंदे को समझ में आना चाहिए, अगर उसको नहीं आ रहा है तो कोई टेक्निकल का बंदा होना चाहिए जो उसको एक्सप्लेन कर सके। लास्ट में डिसेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग हो जाती है। मतलब आप अगर देखोगे, अगर मैं बोलूंगी कि इस पे तो ऑफर था ना, आपने क्यों नहीं दिया मुझे ऑफर, मैं बिलिंग काउंटर पे खड़ी और मुझे ऑफर आपने क्यों नहीं दिया, तो बंदा वहीं पर डिसाइड कर लेगा कि ऑफर था या नहीं था। मतलब उसको अपने टॉप मैनेजमेंट जाकर नहीं पूछना पड़ेगा कि ऑफर देना है कि नहीं देना है, डिस्काउंट देना है कि नहीं देना है। Everything is filled on and basically fitted in the particular computer system, उनको से वहां से इंफॉर्मेशन निकालकर और डिसीजन लेना है। क्लियर है सबको, बहुत अच्छे से। सो दैट इज व्हाट इंडस्ट्री 4.0। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो बहुत सिंपल है भाई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब जो रोबोट्स या जो टेक्नोलॉजी ह्यूमन जैसे काम करती है, जैसे स्विगी से आप ऑर्डर करोगे तो वहां पर चैट में रिप्लाई ऐसे करेंगे जैसे ह्यूमन हो, ठीक है, या फिर जैसे ह्यूमन बीइंग हो, वो सारे ऑलरेडी फिटेड रिप्लाईज होते हैं, ऑलरेडी फिक्स्ड रिप्लाईज होते हैं जो आपको वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है, ऐसी लर्निंग, लॉजिक, रीजनिंग टेक्नोलॉजी होती है जिसमें कि आप टेक्नोलॉजी को आदमी कैसे रिएक्ट करता है वो बता देते हो। आ रहा है समझ में सबको, बहुत अच्छा। रिप्लाई सारे स्टैंडर्ड फिक्स्ड होते हैं। एलेक्सा को भी आप बोलोगे एलेक्सा डू दिस, एलेक्सा डू दैट, तो वो इंटरनेट से इंफॉर्मेशन निकाल के आपको जवाब दे देगी। अब एलेक्सा से पूछो उस नरेंद्र मोदी, वो जवाब दे देगी। एलेक्सा से पूछो उस सौम्या कटारिया, वो नहीं जवाब दे पाएगी क्योंकि वो उसकी डेटा में फीड नहीं किया गया है। आ रहा है समझ में, यस। अब बिजनेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिजनेस स्ट्रैटेजी की कुछ 9 एरियाज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे आपको फोकस करना है। सबसे पहला है बिजनेस स्ट्रैटेजी। ओके, सबसे पहला क्या है गाइस, बिजनेस स्ट्रैटेजी।